बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, नए वीक का आगाज कर चुके हैं। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अरमिला हसन। इसी सुर के साथ मैंने भी अरमिला का इस्तेमाल। उम्मीद करते हैं आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। मंडे को नई एनर्जी के साथ आप तैयार होंगे अपना वीक शुरू करने के लिए, क्योंकि मंडे को बड़ी शदीद किस्म की मोटिवेशन चाहिए होती है। हाँ, वैसे शदीद वाली मोटिवेशन चाहिए होती है, क्योंकि संडे सैटरडे आप इतना थोड़ा सुस्त होते हैं कि मंडे को आपने पता होता है पूरा वीक जाना है, तो उस बात की भी टेंशन होती है। गुजरती सर्दियां ऐसा लगता है कि जा रही हैं, लेकिन बहुत ही जबरदस्त भीगा भीगा सा ये वीकेंड रहा। खास तौर पे लाहौर के अंदर भी, इस्लामाबाद के अंदर भी, और कराची का मुझे नहीं पता, आई थिंक वहाँ पे अब बारिशें होना बंद हो गई हुई हैं, लेकिन लाहौर में तो हो रही थी इस पूरा वीकेंड। लोगों को नहीं देखा बारिशों की पोस्ट लगा देते। अच्छा, वो ज्यादा इस्लामाबाद से होता है। जो ही बारिश होती है तो स्नैपचैट से इस्लामाबाद से आती हैं। खैर, उम्मीद है जी कि इनफैक्ट वीकेंड अच्छा गुजरा होगा, नए वीक का स्टार्ट अच्छा हुआ होगा। सो हम जैसा कि मुसलसल आपकी तवज्जो दिला रहे हैं, इस वक्त तो कराची की आधी आबादी कोरोना का शिकार हो चुकी है और ये सिलसिला रुक के नहीं दे रहा, और सिलसिला मुसलसल लाहौर में भी जारी है। और सोने पे सुहागा ये है कि आप बिल्कुल रिलैक्स चल रहे हैं, हम भी इनफैक्ट बिल्कुल चिल चल रहे हैं, जैसे कुछ है नहीं, जैसे कुछ हो नहीं रहा, जैसे कोविड है ही नहीं। तो कोविड है, हजार लोगों के शादी के इवेंट्स हो रहे हैं। कैन यू इमेजिन, कराची के अंदर भी पर्चा बनता है। हाँ, वैसे जो कराची में भी सूरत हाल है, उसमें तो मेरे ख्याल से 10 बंदों में भी शादी होना बहुत गनीमत है, लेकिन स्टिल आप लोग अगर हजार बंदों के इवेंट्स कर रहे हैं और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट आपको कोविड से बचाएगी, तो आई एम सो सॉरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी हाईलाइट है या हेडलाइन है, वो प्राइम मिनिस्टर का कल का कौम से खिताब तो नहीं कह सकते, कौम के साथ जो उनका इंटरेक्शन वो हर कुछ अरसे के बाद करते हैं, कल भी उन्होंने किया और कल फिर एक बार उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जो पिछले कई अरसे से करे। इससे पहले कि हम उस पर डिटेल से बात करें, आई थिंक आज के शो का लाइनअप आपको बता देते हैं, जरा हेडलाइंस देख लेते हैं, वापस आते हैं और प्राइम मिनिस्टर के इस इंटरेक्शन पे जरा तफसील से बात करते हैं। बढ़ती महंगाई ने वजीर आजम की नींदें उड़ा दी। अवाम ने फिर घबराने की इजाजत मांगी। वजीर आजम का मजीद सब्र का मशवरा। हुकूमत से निकला तो ज्यादा खतरनाक होगा, छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वजीर आजम ने ओपोजिशन जमातों को खबरदार कर दिया। इमरान खान अब रोने धोने का कोई फायदा नहीं, सामान उठाएं और चलते बने। लीगी रहनुमा मरियम नवाज का सख्त रद्द-ए-अमल। कोरोना की 5वीं लहर की तबाही, कराची की आधी आबादी मुतासिर। लाहौर और रावलपिंडी, पेशावर, हैदराबाद और मुजफ्फराबाद में भी कोरोना रेड लाइन क्रॉस कर गया। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में बात करेंगे मुस्तंसर हुसैन तार साहब से उनकी किताब प्यार का पहला पंजाब पर। सेगमेंट देसी फूड में फरियाल राना खिलाएंगी अंदरून लाहौर पंजाब की मशहूर रेशमी बोटी। तो सुबह सुबह हमें खाने दिखाते हैं ना, ये अच्छा नहीं करते हैं। चलिए ना, कोई बात नहीं, आप घबराएं नहीं, हम आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। माली हालात कुछ ठीक नहीं है। आपने घबराना नहीं है, बिल भी बहुत ज्यादा आया है। फिर भी नहीं घबराना, सब कुछ महंगा हो गया है। कोई बात नहीं, घबरा क्यों रहे आप? नहीं घबराना आपने। ये हम नहीं कह रहे, ये प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, और क्यों कह रहे हैं ये भी जरा आपको बताते हैं। इमरान खान साहब एक बार फिर कल आवाम से बराह रास्त मुखातिब हुए। गुर्बत और महंगाई, मईशत, सेहत, तालीम और मुल्क की सियासत पर मुख्तलिफ सवालों के जवाब दिए उन्होंने। वजीर आजम ने इस शिकवे से अपनी बात शुरू की कि अवामी मामलात पर ऐवान में गुफ्तगू करना चाहता हूँ, लेकिन अपोजिशन बोलने नहीं देती, शोर मचाती है। वजीर आजम ने पिछले साल महंगाई से मुतालिक सवाल करने वाली उसी खातून ने गुज़िश्ता रोज़ भी, जिन्होंने पहले वजीर आजम से सवाल किया था, उन्होंने सवाल किया और घबराने की इजाज़त चाही। ताहम वजीर आजम ने उन्हें मजीद सब्र का मशवरा दिया, जिस पर वजीर आजम ने कहा कि आप जरा थोड़ा सा हौसला करें। सबसे बड़ा मेरे लिए अगर आप कहना कि एक चीज़ जो मुझे कई दफ़ा रातों को जगाती है, वो सिर्फ महंगाई है। और महंगाई, खातून ने सब इजाजत मांगी कि हम घबरा लें, तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का ये जो महंगाई है, पाकिस्तान का मसला नहीं है, पूरी दुनिया में महंगाई के रिकॉर्ड बन रहे हैं। साथ साथ उन्होंने दावा किया कि आलमी महंगाई और कोरोना के बावजूद मुल्क की दौलत बढ़ रही है, रोजगार में इजाफा हो रहा है, हमारी इंडस्ट्री सबसे बेहतर कारकर्दगी दिखा रही है, बरामदात में इजाफा हो गया है, मजदूर के हालात बेहतर हो गए हैं,
4 बड़ी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। किसानों के पास इतना पैसा आ गया कि उनको समझ नहीं आ रहा। देहातों में 1400 अरब रुपए इजाफी पहुंचे हैं, जबकि कॉर्पोरेट सेक्टर ने रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है। ज़र मुबादला के ज़खायर मुसलसल बढ़े हैं, 30 लाख घर बनना शुरू भी हो गए और चंद माह में आवाम को बड़ी खुशखबरी भी देंगे। साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि महंगाई से सिर्फ तनख्वाहदार तबका मुतासिर हो रहा है, इसी तबके के हालात बेहतर करने के लिए काम करें, तनख्वाहें बढ़ाएंगे, महंगाई के मसले पर जल्द काबू पाएंगे। और साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने मीडिया के किरदार पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि तनकीद अच्छी चीज है, लेकिन प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। अगर मुल्क तबाह हुआ तो शराय जो कहले वो 5.37% कैसे हो गई। और साथ साथ उन्होंने जाली सहाफ़ी कहा कि शाया करके मायूसी ना फैलाएं, ये जो खबरें आप लोग फैला रहे मुल्की सियासत पर सवालात के जवाब देते उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि ऑपोजिशन को उन्होंने आड़े हाथों लिया, कि ऑपोजिशन को उन्होंने ताक कर निशाने लगाए और खास तौर पर कुछ संगीन किस्म के पैगाम भी दिए। बिल्कुल जी, वजीर आज़म ने दावा किया कि हुकूमत न सिर्फ ये 5 साल पूरी करेगी बल्कि अगले 5 साल भी आप तैयार हैं। अल्लाह खैर, इंशाल्लाह ये भी टर्म पूरा करेगी, अगली भी टर्म पूरी करेगी ये हमारी पार्टी, अगली टर्म भी। ये भी आज मैं आपको कह रहा हूँ कि हम इतना मुश्किल वक्त से निकले हैं, किसी गवर्नमेंट को वो चैलेंजेस नहीं मिले जो हमें मिले। लेकिन मैं आपको एक और ज़रा खबरदार करना चाहता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी, क्योंकि लोग आपको पहचान चुके हैं। और जो आपने इस मुल्क के साथ 30 सालों में किया है, 35 सालों में सब ने मिलकर, आप ये समझ जाएं कि ये जो लावा नीचे पक रहा है ये लोगों को सिर्फ आपकी तरफ दिखाना है, सड़कों पर निकलना है और आप देखेंगे कि आप सारों को फिर कोई लंदन भाग रहा होगा और कोई वो आगे बाकी लंदन भागे हुए बाकी भी उधर जा रहे होंगे। वो कहते हैं जी वो लंदन से आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। हम दुआ करते हैं किसी तरह वो वापस आ जाए। वो वापस नहीं आने लगा, उसको पैसे से प्यार है। जो पैसे की पूजा करता है वो कभी भी वो पैसे को गंवाना नहीं चाहता, वो वहां बैठा रहेगा। हाँ जी आज डील हो गई, कल डील हो गई, परसों डील हो गई, यहां से शोषित छोड़ता रहेगा कि पार्टी इंटैक्ट रहे। नहीं तो अगर उनको ये पता चल जाए कि इसने वापस नहीं आना तो पार्टी तो आगे। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि रूठ जाने वाले साबका महबूब का जिक्र कर रहे हैं, वो नहीं आने लगा, पैसों से प्यार है। वजीर आज़म ने खैर खबरदार किया है जी कि अगर इक़्तिदार से मैं निकल गया तो और ज़्यादा खतरनाक होऊंगा, सड़कों पर निकलूंगा। आपने सुना ही उन्होंने क्या कहा। हमारे साथ कामरान यूसुफ साहब मौजूद हैं, सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, हमारे एंकर पर्सन भी हैं। उनसे ज़रा तज्ज़िया लेते हैं वज़ीर आज़म के इस बयान का भी और वज़ीर आज़म के इस रवैये का भी, जो कल जिसमें बहुत शिद्दत नज़र आई, बहुत एग्जॉस्टेड नज़र आए, उसकी वजह जानने की कोशिश करते हैं। कामरान, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग। आपने बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आप अहाता कीजिए इस तकरीर का। वज़ीर आज़म ने ये जो आवाम से वो बज़ाहिर मुखातिब, लेकिन आवाम से कम मुखातिब हुए और जो सियासतदान से उनसे ज़्यादा मुखातिब हुए, लेकिन मुझ समेत बहुत सारे लोगों को ये लगा कि वो हम ही से फ्रस्ट्रेटेड हैं जो उन पर तनकीद करते हैं। जिसमें उन्होंने कहा कि मैं मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद मैं इतने लोगों की तनकीद सुनता हूँ। उन्होंने घटिया का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया। आई एम नॉट श्योर किसके लिए इस्तेमाल किया। लोग कह रहे हैं सियासतदानों के लिए किया। क्या कहेंगे कामरान? देखें, आप दोनों ने जिस अंदाज से वज़ीर आज़म की तकरीर का अहाता किया है और जिस लहजे में किया है, तो मेरे ख्याल में मेरे तज्ज़िये की ज़रूरत बनती नहीं है। आपने खुद ही कई अल्फाज में बता दिया कि जो उनकी बातें वज़ीर आज़म इमरान खान की हैं। और मुझे भी लगता है कि देखें, जो इक़्तिदार है ना, ये एक ऐसी बुरी चीज़ है। जब आप इक़्तिदार के ईवान में बैठ जाते हैं तो शायद आपका ज़मीनी हक़ाइक़ से जो ताल्लुक़ है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं अगर वज़ीर आज़म की इस तकरीर का एक लफ्ज़ में जायज़ा लूँ तो मुझे यही लगता है कि इस वक्त जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जो वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में और उनकी हुकूमत के बारे में जो आम आदमी की राय है या अक्सरियत की जो राय है, जो उनकी मुआशी पॉलिसीज़ हों या बाकी पॉलिसीज़ हों, उससे कते नज़र शायद वज़ीर आज़म इमरान खान को जो ब्रीफ किया जा रहा है या जो वो दुनिया को बताना चाह रहे हैं या लोगों को बताना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल उसके बरक्स है। क्योंकि जिस तरीके की तस्वीर उन्होंने पेश की, उन्होंने कहा कि हाँ सिर्फ महंगाई का मसला है, बाकी उन्होंने कहा कि रोजगार में इजाफा हो रहा है, आमदन में इजाफा हो रहा है, टैक्स कलेक्शन में इजाफा हो रहा है, आपकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है। इस तरह से एक रोजी पिक्चर प्रेजेंट की है कि जैसे पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। हालांकि हकीकत ये है कि आप अपने इर्द गिर्द जितने आप अगर आप देखें, आप चलें हमें आप कह लें कि मीडिया में है तो शायद हमारी एक बायस है। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कहा कि हम ऑपोजिशन के साथ मिलकर ये सारा काम कर रहे हैं। आप रैंडमली लोगों से 10 लोगों से इर्द गिर्द लोगों से पूछ लें
अगर उनमें से 3 लोग भी कहें, वज़ीर आज़म की इस बात से इत्तेफाक करें कि रोजगार में इजाफा हुआ है, उनकी आमदन में इजाफा हुआ है, तो मैं कहता हूं कि ये तहरीक मीडिया इंसाफ की बहुत कामरान हर दौर में किसी की भी महबूबा नहीं रहा। जो भी हुक्मरान साहिब इख्तिदार रहे हैं उनको हम बुरे ही लगते हैं। वो समझते हैं कि हम बुरे ही हैं क्योंकि हम तनकीद करते हैं। जारी बात है, जब अवाम की बात आप करेंगे तो हुक्मरानों को आप अच्छे नहीं लगेंगे, चाहे वो परवेज मुशर्रफ हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का दौर हो, साबका नवाज शरीफ साहब हो या मौजूदा इमरान खान साहब हो। अच्छा, ये बताइए, आपके इल्म में है, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, ये हर घंटे में कौन अपडेट करता है प्राइम मिनिस्टर को महंगाई के हवाले से? आपको नहीं लगता कि पहले वो नंबर ट्रेस करना चाहिए जो वज़ीर आज़म को हर घंटे में गलत बता रहा है कि महंगाई नहीं है? कल उन्होंने कहा मुझे हर घंटे बाद पता चलता है महंगाई कहां पे। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि मुझे इस वक्त हमदर्दी है डॉक्टर हफीज शेख से, क्योंकि जो अभी रिवाइज्ड नजरसानी शुदा नंबर आया है पिछले साल का, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ है वो 5.37% है। और अगर आपको याद हो तो डॉक्टर हफीज शेख को जब वो सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे थे तो PTI के अपने अरकान ने भी वोट नहीं दिया था, क्योंकि वो उनको जिम्मेदार समझते थे महंगाई का, और उन्होंने घर भेज दिया। और अब उन्हीं की दौर में जो भी ये कह रहे हैं कि तरक्की हुई है उसका वो क्रेडिट ले रहे हैं। तो इससे एक अंदाजा होता है कि हुकूमत को खुद भी नहीं पता होता कि इनको पिछले साल शायद ये था कि हफीज शेख साहब सही फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, उनको चलता किया, और अब उन्हीं के दौर के जो नंबर्स हैं वो शेयर करें, देखें मुल्क तरक्की कर रहा है। तो इससे तो आप एक अंदाजा लगाएं कि जो इर्द गिर्द इस हुकूमत के जो मुशीरान हैं या जो इन लोगों को एडवाइस करते हैं वो क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान खुद भी जो उनका इस वक्त एम्फेसिस है ना, ये इस गवर्नमेंट का भी, वो कहते हैं कारकर्दगी हो या ना हो, बयानिए पे जोर, बयानिए पे मीडिया मैनेजमेंट के लोगों को ये बताएं कि इस तरीके से पिक्चर प्रेजेंट करें। मसलन वो ब्लूमबर्ग और इकोनॉमिस्ट का जो मुख्तलिफ वो पिक्चर प्रेजेंट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जो कोविड के हवाले से हमने बेहतर परफॉर्म किया, इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट भी, लेकिन इकोनॉमिस्ट की उस रिपोर्ट का वज़ीर आज़म ने तज़किरा नहीं किया कि उन 50 ममालिक की बड़ी फहरिस्त में महंगाई के एतबार से पाकिस्तान दुनिया में 3रे नंबर पर है। पहले पे अर्जेंटीना है, दूसरे पे तुर्की है, तीसरे पे पाकिस्तान है, चौथे पे चिली है। और इन 50 ममालिक पे 4 ममालिक ही सिर्फ ऐसे हैं जिनमें जो महंगाई की शरह है वो डबल डिजिट में है। बाकी तमाम जो दुनिया के ममालिक हैं वहां पे जो महंगाई की शरह है वो सिंगल डिजिट में है। इवन भारत जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, इसी खित्ते में वाक़ है, वहां पर जो महंगाई की शरह है वो 5% से भी कम है। तो ये उनका दावा कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है कि बिल्कुल हकीकत के बरक्स है। मुझे लगता है फ्रस्ट्रेशन कामरान, आपकी वही बात कि इस हुकूमत की एक स्ट्रैटेजी रही है, चाहे प्राइम मिनिस्टर खुद हैं या उनके मुशीरान हैं, कि वो इतने कॉन्फिडेंस से आके टीवी के ऊपर मीडिया कहते हैं कि महंगाई नहीं है, कि आवाम बेचारी पर जो कहने जवाब ही नहीं होता उनके पास कि वो क्या कहें। अच्छा, साथ साथ ये जो कल हमने उनकी तकरीर में या उनके खिताब में एक जो एग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन जिसका जिक्र आप खुद भी कर रहे थे, उन्होंने ऑपोजिशन को भी बहुत खुले अल्फाज में टारगेट किया। साथ साथ उन्होंने बहुत क्लियर मैसेज दिया कि ये 5 साल तो मैं पूरे करूंगा, लेकिन अगले 5 साल भी PTI की हुकूमत ही है। ये जो इतना पुरएतमाद है होना, इसकी रीजन भी हम थोड़ी सी अगर आप उस पर तज्जिया दें, उसके साथ साथ जो ऑपोजिशन को उन्होंने टारगेट किया उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक उनकी ये बात है कि वो अपना 5 साल का इक़्तिदार ये भी पूरा करेंगे और हो सकता है पूरा भी करें और जो अगला जो इलेक्शन है वो भी जीतेंगे, इस पे मुझे बिल्कुल याद है कि जब जनरल मुशर्रफ के आखिरी दिन थे ना, जब इस्तीफा देने से पहले, इवन कि जिस दिन उन्होंने कौम से आके खिताब में बाकायदा तौर पर इस्तीफा दिया, उस दिन सुबह उनके जो तर्जुमान थे, जो लोग थे, वो ये कह रहे थे कि मुशर्रफ साहब कभी भी इस्तीफा नहीं देंगे। तो ये इक़्तिदार ऐसी चीज है कि जब तक मतलब आप 1 मिनट से पहले भी आप यही तासुर दे रहे होते हैं, जी मैं बिल्कुल ताकतवर हूं और मुझे कोई हटा नहीं सकता। तो माजी में भी हमने देखा बड़े बड़े यहाँ पे लोग आए, लेकिन वो इनका जो ओवर कॉन्फिडेंस था उसको वो मार दे गया। तो ये जहां तक अपोजिशन की बात है, देखें पहले दिन से वज़ीर आज़म इमरान खान का यही फोकस रहा है कि आप अपोजिशन को टारगेट करें, और 3.5 साल के बाद भी उनका वही तरीकाकार है। अगर मैं हुकूमत में या मैं वज़ीर आज़म होता तो ठीक है, इलेक्शन से पहले आपने उनको टारगेट किया। अगर आपने नवाज शरीफ को, ये जरदारी खानदान को, भुट्टो खानदान को इररेलेवेंट करना था तो आपको चाहिए था कि आप फोकस करते अपनी कारकर्दगी के ऊपर। 3.5 साल में अगर आप परफॉर्म करते तो यकीन माने कि आज लोग खुद ही नवाज शरीफ को, ये जरदारी खानदान को, ये भुट्टो फैमिली को भूल चुके होते। वजह ये है कि आज अगर ऑपोजिशन रेलेवेंट है, हालांकि ऑपोजिशन में भी कोई दमखम नहीं है, वो भी छुप छुप के ही बस वो उस तरह से, हालांकि उनके पास इतना ओपन ग्राउंड है, जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज और ये गवर्नमेंट अपनी नालायकियों की वजह से उनको प्रोवाइड कर रही है, उसको सही तरह से एक्सप्लॉइट भी नहीं कर रहे। लेकिन
वजह ये है कि पॉलिटिक्स की वजह से है। तो कामरान, वजीर आजम और उनके मुशीरान और वजीरों की स्टेटमेंट से बिल्कुल नहीं लगता कि ही इज नॉट इन अ मूड टू कंटेस्ट, या फिर वो किसी इस मूड में ही नहीं है कि वो एक जो जमहूरी एक प्रोसीजर है उसको उस तरीके से चलने दिया जाए। आपको याद होगा पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन शदीद तनकीद की जद में रहा था, अब भी है, और एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा, फिर कानून साजी की गई ईवीएम्स को लेकर, और फिर उसके बाद कल प्राइम मिनिस्टर का बबांगे दोहल ये कहना कि मैं आपको बता दूं ये होने नहीं वाला है, और अगर ये हो गया तो मैं मजीद खतरनाक हूंगा, यानी कि इन एनी केस इट्स मी, आई एम द ऑप्शन। ऐसा लगता है वजीर आजम के खिताब से जमहूरी निजाम के लिए ये स्टेटमेंट आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल में काफी खतरनाक स्टेटमेंट है। उसका रीजन यही है कि अगर मैं इक़्तिदार में नहीं होऊंगा, वो जैसे कहते हैं ना कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे, तो इनका यही मतलब है। हालांकि जमहूरी पार्लियामानी जमहूरियत में फर्ज करें कि कल उनके पास अक्सरियत नेशनल असेंबली में नहीं रहती, तो वो वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे, तो इसका क्या मतलब है कि वो सड़कों पे आ जाएंगे। एक जमहूरी तरीका है, उनको हटाया जा सकता है। इसी तरह से ये तासुर दे रहे हैं कि अगर अगले इलेक्शंस में वो जीते नहीं है, अगर उनको शिकस्त हो जाती है, तो क्या वो अगले ही दिन डी चौक पे आ जाएंगे पार्लियामेंट के सामने, फिर एहतजाज शुरू कर देंगे। इस पे तो मुझे वो ट्रंप जब इलेक्शन हारे तो वो दौर याद आ गया, क्योंकि उसके बाद आपने देखा कि अमेरिका के अंदर कितना वायलेंस हुआ, वहां की कांग्रेस पे ट्रंप की हिमायती थी वो चढ़ गए। तो मुझे तो वो इस तरह की उनकी बात से ये लग रहा है कि शायद वो अपने हिमायतियों को इस बात पर भी उकसा रहे हैं, एक पुरतशद्दुद जो मुजाहरे हैं उन पर उकसा रहे हैं कि अगर वो इक़्तिदार में ना रहें या अगला इलेक्शन हार जाएं तो फिर हमारे पास ऑप्शन है, हम किसी और को भी, जिस तरह उन्होंने कहा कि मैं क्योंकि इन लोगों के खिलाफ जो अपोजिशन की वो बात करते हैं, एक लावा पक रहा है, तो मुझे तो सिर्फ इशारा करने की देर है, इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, ये मेरे ख्याल में उनको रवैया ये कल फिर एक दफा माफियाज का जिक्र वज़ीर आज़म ने किया, और ये शायद वाहिद हमारी हिस्ट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं जो जब भी मीडिया के ऊपर आते हैं बेबसी का इजहार करते हैं कि ही इज नॉट एबल टू कंट्रोल माफियाज, ही इज नॉट एबल टू फाइट विद द करप्शन, क्योंकि उनको माफियाज रोक लेते हैं। और कल भी प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के लिए उन्होंने प्लीज का लफ्ज इस्तेमाल किया कि प्लीज वापस आ जाएं, और हर जगह पे वो ये कहते नजर आते हैं जैसे उनके बस में नहीं है। कल शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी उन्होंने कहा कि ये तो नौकरी की दरखास्त दे रहे थे। तो क्या वाकई इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इन माफियाज की वजह से इतने परेशान है, और नींद उनको वैसे ही नहीं आती, हालांकि माशाल्लाह ही लुक्स वेरी हेल्दी बट स्टिल ही सेज मुझे नींद नहीं आती, तो आपको लगता है कि वाकई प्राइम मिनिस्टर इस वक्त इतने परेशान हैं इन माफियाज को लेकर और मुकाबला नहीं कर पा रहे, और अगर इन 5 सालों में या 4 सालों में कामरान मुकाबला नहीं कर पाए तो अगले 5 सालों में क्या करेंगे अगर दोबारा आ भी जाते हैं इमरान खान साहब? तो एग्जैक्टली अगर इन्होंने माफिया का मुकाबला करना था तो 3-3.5 साल में क्या किया, उसकी छोटी सी मिसाल है। एक देखें, जब इनका ये आए इक़्तिदार में तो चीनी की कीमत किस तरह से बढ़ी। जब ये आए थे तो उस वक्त कोई 53 या 54 रुपए फी किलो चीनी थी। फिर क्या हुआ कि इनको किसी ने एडवाइस किया कि मुल्क में वाफर मिकदार में चीनी है, चीनी जो है वो एक्सपोर्ट कर देते हैं। चीनी जब एक्सपोर्ट की तो पता चला कि वो मुल्क में तो चीनी के इतने ज़खायर थी ही नहीं, और चीनी की कीमत एकदम। फिर उन्होंने एक इंक्वायरी कमीशन भी बिठाया, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज पिन पॉइंट भी की गई। जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद जो चीनी की कीमत ऊपर गई वो नीचे कभी भी नहीं आई। तो ये किसका कसूर? मतलब, और इनको पता था कि इनके इर्द गिर्द लोग हैं जो इनको मशवरा देते हैं, बहुत से जो इनके इर्द गिर्द लोग हैं उन्होंने इससे फायदा उठाया। तो सवाल यहाँ ये है कि ये कह देना कि हर चीज माफिया के ऊपर डाल देना, सवाल ये कि आपकी अपनी हुकूमत की कारकर्दगी क्या है। आपको लोगों ने इसीलिए वोट दिया था कि आप समझते थे और लोग आपको समझते थे, जो आपके वोटर्स थे, कि आप रिवायती तौर पर जो PMLN या पीपल्स पार्टी उनसे मुख्तलिफ है। तो जब आप उनसे मुख्तलिफ थे, स्टेटस को के खिलाफ थे, तो आपने वो काम करना था, लेकिन वो आपने काम नहीं किया। और अब अगर आप ये समझते हैं कि 3-3.5 साल की कारकर्दगी या जो परफॉर्म ना करना उसका जिम्मेदार भी ऑपोजिशन है, तो मेरे ख्याल में ज्यादा देर तक, बल्कि अभी भी मेरा लोग इस बात को अब मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि अब आप अपनी कारकर्दगी दिखाएं। जब तक ये अपनी कारकर्दगी नहीं दिखाएंगे, अब वो लोग एक्सक्यूजेस सुनने के लिए तैयार नहीं है। और वैसे भी अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान में वापस आ भी जाएं तो उससे क्या चीज बचेगी? क्या लोगों के हालात बेहतर हो जाएंगे? मुझे लगता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हैं, या लिबरेटली ये चाह रहे हैं कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ठीक हो गया। कामन, साथ साथ आजकल अगर हम सोशल मीडिया, नेशनल टीवी की भी बात करें, मीडिया की बात करें, सदारती निज़ाम और इमरजेंसी से मुतल्लिक एक बड़ी डिबेट जारी है। गुज़िश्ता रोज़ प्राइम मिनिस्टर से भी एक सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर कुछ गुरेज किया जवाब देने से। आपको क्यों लगा प्राइम मिनिस्टर रिलक्टेंट क्यों थे, जवाब क्यों नहीं दिया उन्होंने इस हवाले से? देखें, ये तो एक हमारे यहाँ हर कुछ अरसे के बाद ये डिबेट जरूर चलती है कि कभी टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट ले आए, कभी सदारती निज़ाम ले आए। अब सदारती निज़ाम की लोग क्यों बात करते हैं? वो इसलिए बात करते हैं
शायद उस पर कहीं ना कहीं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की भी इंक्लिनेशन है, वो जिक्र भी करते हैं डिफरेंट मॉडल्स की कि अगर आप सदारती निज़ाम अमेरिका की मिसाल देते हैं ना, कि अमेरिका में जो उनकी काबीना है वो इलेक्टेड लोग नहीं होते, वो टेक्नोक्रेट्स होते हैं, तो उसमें एक फ्रीडम होती है वहां पे जो सदर है कि वो किसी भी जो बेस्ट बंदा है वो अपनी मर्जी से उसको लेके आ सकता है। यहाँ पे तो ये है कि आपको एक मुंतखब नुमाइंदे को लेना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान की अगर मिसाल दूं तो इस वक्त 19 और 20 के करीब इनके मुशीरान हैं, स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, कि ऑलरेडी वो नॉन इलेक्टेड टेक्नोक्रेट्स लोग मौजूद हैं। अगर वो सदारती निज़ाम की बात करें तो उनको फ्रीडम नहीं है, ऑलरेडी फ्रीडम है, तमाम इख्तियारात वज़ीर-ए-आज़म के पास वो मौजूद हैं। तो ये कहना कि कोई सदारती निज़ाम आएगा तो एकदम से यही अगर फर्ज कर लें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सदर बन जाएंगे तो एक टोटल चेंज आ जाएगा, ये बिल्कुल मज़ाक़ खेज बात है। ठीक है जी, चाहिए यही कि हम जो आइन जो 1973 का आइन है अगर उस पर मनो अमल कर लें तो शायद इस मुल्क के हालात बेहतर हो जाए। इन दी एंड मैं चूंकि वजीर आजम ने उनको प्लीज कहा, लेकिन हम खुद भी उनको प्लीज इसलिए कहते हैं कि वो हमारे 3 बार के साबका वजीर आजम हैं, हेल्दी हैं। जब अभी रिसेंटली एक सीनियर साफी उनके घर गए तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ी मुरगन ग़िज़ाएं बनाई भी और खाई भी हमारे साथ, और मीटिंग्स भी करते नजर आते हैं, पोलो देखते भी नजर आते हैं, मे भी खेलते भी हों, कॉफ़ीज़ भी पीते नजर आते हैं। इट मीन्स ही इज़ हेल्दी। आई एम टॉकिंग अबाउट नवाज शरीफ साहब, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी उनकी भी है तहरीक इंसाफ के बाद। तो वज़ीर आज़म ने कल बातें तो ठीक की कि अब उन्हें वापस आ जाना चाहिए, बाहर वो बैठे हैं, बाहर से पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वादा करके गए थे, हमारी अदालतों का एक किस्म का मजाक तो उड़ा रहे हैं वापस ना आके। वो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक कहते हैं आप, लेकिन वो एक बड़ा सेइंग है कि देयर इज नो जस्टिस इन पॉलिटिक्स, कि अब एक जो सियासतदान है ना तो वो अपने मुताबिक कार्ड खेलता है। देखें जब इससे पहले जब उनको सजा हुई थी और 2018 के इलेक्शन में वो जब चले गए थे इंग्लैंड और फिर वापस आए थे और दोबारा वो जेल गए, उस वक्त क्यों आए थे? उनको पता था कि अगर वो ना आते तो शायद PMLN ने जो कामयाबी इलेक्शन में इतनी भी हासिल की थी वो ना होती। मेरा जो अपना ख्याल है, और सियासतदान वो बड़ा टेक्टफुली खेल रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बज़ाहिर वो हेल्दी हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मुझे नहीं लगता कि 2023 या अगले इलेक्शन से पहले वापस आएंगे। जब अगले इलेक्शंस होंगे अभी उनको क्या जरूरत पड़ी है? अगर उनके पर्सपेक्टिव से देखें कि वो वापस आए दोबारा जेल चले जाएं, कोई फायदा नहीं होगा। इलेक्शन से पहले चार्ज मोमेंटम होगा तब वो मेरे ख्याल में इलेक्शन के माहौल में वापस आएंगे और अपनी प्रेजेंस को कैश करवाएंगे एज अ पॉलिटिशियन। कामरान, थैंक यू वेरी मच। मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर हमने बात की, वज़ीर आज़म के कल के अवामी खिताब के हवाले से हमने मुख्तलिफ नुकात को डिस्कस किया। यू आर स्टिल स्माइलिंग, आई डोंट नो व्हाई। आपने घबराना नहीं है, ब्रेक ले लेना। बैक टू एक्सप्रेस। और अब बात करते हैं कुछ क्रिकेट के सितारों की। ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के बारे में। वो अवार्ड कौमी बैटर मोहम्मद रिजवान ले उड़े हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के बाद मोहम्मद रिजवान ने साल 2021 में ये कारकर्दगी दिखाई, शानदार खेले और 2021 में मजमूई तौर पर 29 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले थे, जिसपे उन्होंने 73.66 की औसत से 1326 रन बनाए, जिसमें एक सेंचुरी भी शामिल थी। मोहम्मद रिजवान ने गुज़िश्ता साल ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप में भी, आपको बताएं तो, उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा किया था। और कैसे हम भूल सकते हैं रिवायती हरीफ भारत, जिनके खिलाफ उन्होंने नाकाबिले शिकस्त 79 रन की इनिंग्स खेली थी, जबकि विकेट्स के पीछे 24 शिकार यानी कि 24 विकेट्स भी लेने का बायस बने थे एज विकेट कीपर। सो ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का एजाज मिलने पर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा ने भी रिजवान को मुबारकबाद दी है। और उसके अलावा ये जो एजाज़ है, इसके लिए रिजवान के अलावा हम अगर बात करें तो वनंदू हसरंगा, मिचेल मार्श और जो बटलर की नामजदगियां हुई थी। और दूसरी जानिब ओमान के ज़ीशान मकसूद को मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया, जबकि ऑस्ट्रिया की आंद्रिया बाय ज़ुबैदा को विमेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार भी दिया गया है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो फातिमा सना के हवाले से, तो उनको ICC की जो इमर्जिंग विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो कह लें वो मुंतखब हुई है। और फातिमा सना के हवाले से बताएं तो उन्होंने अवार्ड हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून क्रिकेटर हैं। अवार्ड जीतने पर फातिमा सना का कहना था जी कि वो अवार्ड जीतने पर बहुत खुश हैं। और इससे पहले भी अगर हम बात करें तो फातिमा सना वुमेन वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए भी नामजद हैं। तो फातिमा सना के हमारी बड़ी एक प्राउड मोमेंट है, उनको भी हम जो कहने मुबारकबाद देंगे। बिल्कुल, लेकिन मैं आई वंस अगेन वांट टू टॉक अबाउट रिजवान बिकॉज़ ही हैज बीन ब्रिलियंट। पाकिस्तान के लिए एक तो साल 2021 ऐसा लगता है कि एक रोशनी का मीनार साबित हुआ।
वो प्लेयर जो कि लो प्रोफाइल प्लेयर्स थे, बड़े बड़े स्टार्स की सूरत में सामने आए। यू नेम इट, लाइक शाहीन आफरीदी, रिजवान का हम जिक्र कर रहे हैं, हारिस रऊफ का हम जिक्र कर रहे हैं, इवन धोनी, आई मीन धानी का हम जिक्र कर रहे हैं। सो दीज आर द प्लेयर्स, और मैं बहुत से नाम ऑब्वियसली नहीं ले पा रहा, लेकिन ये सभी प्लेयर्स हैं जो कि स्टार्स की सूरत में सामने आए हैं, और ऐसा लगता है कि अब एक जबरदस्त किस्म की टीम हमारी खेलने जा रही है। और दूसरी जानिब ये भी है, और बाबर आजम, ऑब्वियसली हाउ कैन वी फॉरगेट बाबर आजम। खैर, तो ऑल टाइम ये एवरग्रीन हीरो है ना बिल्कुल। तो बहुत सारी हमारी बेस्ट विशेस हैं रिजवान के लिए और पूरी टीम के लिए भी, और बहुत कमाल खेले हैं। और इससे पहले कि हम आगे जाए, अमला अपने फेवरेट मौजू पे बात करना चाहती हैं। एक दफा का जिक्र है कि पीएसएल होने वाला था और पीएसएल का सॉन्ग आने वाला था, सिर्फ अभी तक टीजर पे टरखा रहे हैं कौम को, क्या मसला है? मतलब मेरा टीजर आ गया टीजर। आई एम अ बिग और आतिफ असलम का एक टीजर। व्हाट डज अ टीजर मीन? मतलब सिर्फ एक टीज किया है। रमीज राजा साहब, रमीज भाई, यू आर टीजिंग अस। आज क्या डेट होगी? आज वैसे डेट तो पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन रिलीज होना है। 3 दिन रह गए। आज 24 जैन है 2022। ऐसे नहीं करते, थोड़ा पहले करें, हमें सुन के कानों को आदि भी तो करना है कि अच्छा है कि रोजा हो जाएगा, मतलब 3 दिन हो जाएंगे जब वो आ जाएगा। नहीं, मुझे जरूरत है, क्योंकि मुझे पहले वाले गाने को भी डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था। हर दफा ऐसा होता है, कुछ कंट्रोवर्सीज आती है, लेकिन इस दफा पीसीबी ने पाकिस्तान के टॉप नॉच सिंगर्स का इंतखाब किया। खवातीन में आयमा एंड मेल्स के अंदर आतिफ। सो जो फैंस हैं, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड, दे आर होपिंग फॉर अ वेरी अमेजिंग काइंड ऑफ अ सॉन्ग। दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि बहुत अच्छा सा गाना है, क्योंकि मैं 2-3 दिन कंट्रोवर्सी नहीं सोशल मीडिया पे पढ़ सकती। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग एक्सपेक्ट करें कि गाना पिछले गाने से थोड़ा सा कुछ डिफरेंट होने वाला है या डिफरेंट साउंड करेगा, मेरा जाती ख्याल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सिद्दीकी इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो जुल्फी को असिस्ट करते हैं। तो उनकी म्यूजिक के अंदर कंप्लीट कलर वो मौजूद है जो जुल्फी का है। सो इसमें दो के नसीबों नहीं है, आतिफ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, मेरी जाती राय है कि आपको फील वही आने वाली है इस पीएसएल एंथम के अंदर। हाँ, वैसे आई करे कि पीएसएल एंथम अच्छा आतिफ से याद है। आई पर्सनली फील नसीबों का जो पीएसएल एंथम था सबसे बेस्ट था, और YouTube पे सेकंड हाईएस्ट व्यूज ग्रूव मेरा के हैं सारे पीएसएल एंथम्स के अंदर। अच्छा, वैसे एक और आतिफ और मोमिना मुस्तहसिन का गाना भी आया है, ठीक है, अच्छा, इस पे बाद में बात करेंगे, ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और जैसा कि प्रोग्राम के आगाज में भी हमने बात की, बल्कि प्रोग्राम के क्या इस साल के आगाज में और पिछले साल के आगाज में भी हमने बात की, कोविड इज देयर और इतना ज्यादा फैल रहा है इस वक्त कि आधे से ज्यादा कराची, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है, वो इस वक्त मुब्तला है। मस्बत केसेस 7,500 से ज्यादा हो गए हैं। टू बी एग्जैक्ट आपको इस वक्त मैं नंबर अगर बता दूं, जो आज सुबह एनसीओसी ने ट्वीट किया है, दैट इज 57,401 टेस्ट किए गए हैं, जिसमें 7,195 पॉजिटिव केसेस आए हैं। ये रेशो 12.53 बनती है, और पिछले 24 घंटों के अंदर 8 पाकिस्तानी इसमें इंतकाल भी कर गए हैं। सो मजमूई तौर पर हम अगर फाल केसेस की बात करें तो आप कह सकते हैं कि 70,000 से ज़ायद है, और कई ऐसे मरीज़ हैं जिनकी हालत तशवीशनाक भी है और मजमूई तौर पर सूरत-ए-हाल ख़राब हो गई है, बल्कि इंतहाई ख़राब और संगीन हो गई है। 43% से ज़ायद कराची जो है वो इस वक्त इन्फेक्टेड नज़र आता है। मुख्तलिफ इलाके, जिसमें कराची का गुलबर्ग है, लियाकताबाद है, नॉर्थ कराची है, नॉर्थ नाज़िमाबाद है, यहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। जबकि हैदराबाद में भी जो कोरोना केसेस की शरह है वो 19%, इस्लामाबाद में जो कोरोना केसेस की योमिया शरह है वो 18%, लाहौर में 15%, पिंडी में 20%, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है। पेशावर के अंदर भी, और इसके अलावा मुजफ्फराबाद में भी कोरोना के फैलाव की जो योमिया शरह है वो 23% तक पहुँच चुकी है। और इस वक्त कराची के बाद लाहौर स्टिल सीम्स के बिल्कुल जो है ना वो टारगेट के ऊपर है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद के हॉस्पिटल, पिम्स हॉस्पिटल की बात करें तो 100 से ज़्यादा जो डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी कोविड का शिकार हो गया है। और बढ़ते कोविड केसेस के बाद इस्लामाबाद में 10 तालीमी इदारे बंद भी कर दिए गए हैं। एनसीओसी ने जो ज़्यादा शरह वाले तालीमी इदारे उनको 1 हफ्ते बंद करने का फैसला किया है। दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कोरोना की जो 5वीं लहर है इसके हवाले से लॉकडाउन के जो एक इम्कान है उसको मुस्तरद कर दिया और के वाज़े किया है कि हमने कारोबार बंद नहीं करने, अवाम एहतियात करें, मास्क पहने, अवामी मकामात पर जाएँ ना जाएँ ताकि अस्पतालों पर दबाव ना बढ़े। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ऑब्वियसली कराची से ही आगाज़ करेंगे क्योंकि कराची की आधी से ज़्यादा आबादी इस वक्त कोविड का शिकार है और बहुत दिनों से हम बल्कि हफ्तों से बात कर रहे हैं कि कराची में कोविड बहुत तेज़ी से फैल रहा है। कुछ स्टैटिस्टिक्स तो हमने शेयर किए, ऑब्वियसली आप बेहतर तौर पर सिचुएशन हॉस्पिटल्स के हवाले से बता सकते हैं। क्या अपडेटेड डिटेल्स हैं आपके पास? जी, वालेकुम सलाम, बुलाने का शुक्रिया। तो देखिए, इसमें यह है कि थोड़ा सा आई थिंक कराची में 50% पॉपुलेशन इन्फेक्टेड नहीं है, पॉजिटिविटी रेट जो 50% है।
जी, दोनों में काफी फर्क है। ठीक है, पॉजिटिव रेट का मतलब है कि 50% लोग जिन्होंने टेस्ट कराया है वो पॉजिटिव निकले, जिसका मतलब अमूमन वो लोग जिनको बीमारी होती है वो ऑब्वियसली टेस्ट कराते हैं। मगर ये जरूर है कि अस्पतालों पे अब दबाव आना शुरू हो चुका है। पिछले 1 से 2 हफ्ते के अंदर हमने देखा है कि अस्पताल के अंदर जो बिस्तर हैं वो ऐसा भरना शुरू हो रहे हैं और अस्पतालों को अपने बिस्तर बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि पहले बिस्तर काफी हद तक कम कर दिए गए थे जब केसेस में तो डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में कितने लोग ऐसे हैं जो टेस्ट करवाते हैं इन्फेक्शन होने के बावजूद? कितने % लोग ऐसे हैं जो टेस्ट करवाते हैं आपके ख्याल में? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। बहुत सारे लोग टेस्ट नहीं कराते एक्चुअली। तो जो आपको फिगर्स नजर आ रहे हैं आप उसको आराम से 2 या 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये प्रॉब्ली आपका रियल नंबर होगा। अक्सर ये भी देखा गया है कि घर के अंदर किसी एक को अगर हो तो बकिया जब 5-10 लोग अफराद इन्फेक्ट होते हैं तो वो टेस्ट नहीं कराते हैं। तो ये जो नंबर्स हैं ये तो बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन है कंपेयर टू जो पूरा जो इन्फेक्शन का रियल नंबर है। डॉक्टर साहब, पहले जो कोविड हो रहा था जिससे हम भी गुजरे, इनफैक्ट वो बड़ा प्रोलॉन्ग कर रहा था कुछ लोगों का, 21 दिन, 22 इवन महीना भी चल रहा था, और उसके आफ्टर इफेक्ट्स की तो पूछे ही ना कि वो कितने ज्यादा थे। यू बीइंग हेल्थ प्रोफेशनल आप ज्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन ये वाला जो कोविड है, ये जिन लोगों को हो रहा है, इवन मेरे कुछ बाहर रहने वाले दोस्तों से भी बात हो रही थी, तो उनको भी अच्छे खासे सिम्टम्स आए। दे डिडंट गो फॉर द टेस्ट एंड देन दे गॉट रिकवर्ड इन लाइक 2-3 डेज, बड़े स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स के बाद। तो क्या इस वक्त बीइंग डॉक्टर भी आपके पास ऐसी ही रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अगर किसी को इन्फेक्शन हो भी रहा है तो कम टाइम के अंदर जल्दी रिकवर भी कर रहा है? ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जल्दी रिकवर कर रहे हैं, मगर ऐसे भी लोग आ रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट 10, 11, 12 दिन हो चुके हैं, अभी तक उनका बुखार टूटा नहीं है, चल रहा है। और फिर ऐसे भी लोग हैं जिनका इन्फेक्शन खत्म हो गया मगर अभी तक वो एक थकावट और स्मेल नहीं आनी और सोच में मसला, सांस लेने में तकलीफ, दुश्वारी वो चली रही है। तो ये जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स कोविड के थे वो इसमें भी देखा जा रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे पहले में हम देख रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ साथ ऑब्वियसली अगर हम प्रिकॉशनरी मेजर्स के हवाले से बात करें, हम अभी आगाज में भी बात कर रहे थे कि पब्लिक में अभी तक हमें वो सीरियसनेस नजर नहीं आ रही है, ना मास्क का इस्तेमाल है, ना SOPs को फॉलो किया जा रहा है, 1000 लोगों की गैदरिंग्स हैं, वहाँ पे शादियाँ हो रही हैं। तो ये जो सीरियस ना होना, दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी कह दिया है कि हम लॉकडाउन की तरफ तो नहीं जा सकते। ऐसी सिचुएशन में क्या स्ट्रेटजी होगी? ऑब्वियसली जैसे आप खुद भी बता रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में तो दबाव बढ़ना शुरू हो गया है और अभी केसेस भी बढ़ रहे हैं। So देखिए, बिल्कुल आई डोंट थिंक लॉकडाउन इसका सोल्यूशन है, बिकॉज लॉकडाउन तो बिल्कुल आपका लास्ट रिजोर्ट होता है जब चीजें बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो रही होती हैं। द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि खुद एहतियात करना, एंड आई एम नॉट श्योर कि लोगों को सीरियसनेस कैसे लेके आए। आई थिंक ये जो लोगों के जहन में गुमान है कि ये बहुत माइल्ड इन्फेक्शन है, होकर खत्म हो जाए ताकि जान छूटे, ये 2 तरीके से गलत है। एक तो ये कि होने के बाद आपकी जान नहीं छूटती, री इन्फेक्शन होते रहते हैं। अभी भी हम बहुत सारे लोग ऐसे देख रहे हैं जिसको पिछले साल इन्फेक्शन हुआ था और वो वापस हमारे पास आ रहे हैं सीरियस बीमारी के साथ। एंड द अदर थिंग इज के ये थॉट कि ये 1-2 दिन है फिर खत्म हो जाएगा या बहुत शदीद इसमें तबीयत खराब नहीं होती, ये भी गलत है। बिकॉज कई ऐसे लोग आ रहे हैं और बल्कि अस्पताल में दाखिल भी हो रहे हैं, वो ओमिक्रॉन के साथ ही दाखिल हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिनको ओमिक्रॉन है उनके अंदर शदीद बीमारी नहीं होती है। एंड रियली आपको नहीं पता कि आप क्या उन बदकिस्मत लोगों में तो नहीं है जिनके अंदर ये शदीद बीमारी होगी या खुदा न खासा या ये आप कम से कम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि अगर हो गई है तो नहीं आपको तंग नहीं करेंगी, अगर तंग कर लिया तो फिर क्या करेंगे आप, खुदा न खास्ता अगर वो बढ़ गई तो फिर क्या करेंगे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज डॉक्टर साहब दैट यू गिविंग। बूस्टर डोज के हवाले से वंस अगेन बहुत जरूरी है लोगों को बताना। कुछ यंगस्टर्स को मैं देख रहा हूं कि उनके अंदर ये ट्रेंड है बूस्टर डोजेस लगवाने का, लेकिन जो बड़ी उम्र के लोग हैं, खासतौर पे हमारे घरों की जो खवातीन हैं, वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, वो वैक्सीन में भी नहीं थी और बूस्टर डोज में भी नहीं है। कितना जरूरी है बूस्टर डोज लगवाना या इनफैक्ट वैक्सीन लगवाना बेसिकली इस वक्त, इस पॉइंट ऑफ टाइम की डॉक्टर साहब? निहायत जरूरी है। बिकॉज अगर हम ये देखें कि जिसको कोविड होता है उनमें से कौन वो लोग हैं जो कि ज्यादा शदीद बीमारी में पैदा होती है, जिनमें अमात होती है, वो वही हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी। एंड यंगस्टर्स आई एम वेरी ग्लैड कि वो वैक्सीन लगा रहे हैं, मगर टू बी वेरी ऑनेस्ट जिनको लगाने की जरूरत है वो लोग हैं जिनकी उम्र ज्यादा है या जो जिनके और मसले मसाइल हैं, क्योंकि उन्हीं के अंदर ही कोविड बुरी बीमारी पैदा करता है। तो वैक्सीन लगाना निहायत जरूरी है, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे आप अपनी इम्यूनिटी बिल्डअप कर सकते हैं इस बारे से बचने के लिए। ठीक है, एक फिनोमेनन हर्ड इम्यूनिटी का भी मौजूद है, जिस पे उस दिन भी हमारी एक सीनियर डॉक्टर साहब से बात हो रही थी हमारे शो में ही, जिसमें उन्होंने कहा कि शायद कहीं ये तासुर मौजूद है कि अगर ये बहुत सारे लोगों को होकर गुजर जाएगा तो एक इम्यूनिटी बिल्ड हो जाएगी एंड देन समहाउ 50% लोग हमारे वैक्सीनेटेड हैं, कुछ को अगर ये हो गया तो एक हर्ड इम्यूनिटी की सी कैफियत हो सकती है। मुझे लगता है जाती तौर पर कि ये शायद एक ठीक फिनोमेनन नहीं है, लेकिन आप जरा बताइए क्या ऐसा है कि अगर एक बड़ी तादाद में लोगों को जैसे कि ओमिक्रॉन हो रहा है, कोविड हो रहा है, तो हर्ड इम्यूनिटी की जानिब हम जा सकते हैं इसके जरिए, ऐसा हो सकता है?
हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया कि प्रोबेबली नहीं। चक्कर ये है कि एन ओमिक्रॉन ने ये हमको दिखा दिया, पूरी दुनिया को दिखा दिया कि इवन वो ममालिक जहाँ पे वैक्सीनेशन रेट आपकी बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पे भी इसने बहुत तेज़ी से अपना जोर दिखाया और फैलाए। ये ज़रूर है कि एक दफ़ा इतने लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे कि ये इन्फेक्शन कम फैलेगा तो आपके रेट्स खुद ही कम हो जाएंगे और फिर कुछ महीनों तक प्रॉब्लम आपके नंबर्स नहीं आएंगे। और वही हमारा टाइम है जब हम वैक्सीनेशन को अपनी पूरी तरह मुकम्मल करें। उम्मीद इस बात की है कि हमारे इतने बड़े बड़े स्विंग्स नहीं आएंगे, मगर ये वायरस तो तब्दील होता रहता है और हम एहतियात करते नहीं है, तो लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, और इन दी एंड इस वक्त चूंकि आप कराची में हैं, सिंध गवर्नमेंट जिस तरीके से वैक्सीनेशन प्रोसेस को लेकर चल रही है, दो कि मैं इसमें किसी गवर्नमेंट को एज सच ब्लेम नहीं करता, ना क्रिटिसाइज हम करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट्स के लिए भी उतना ही बड़ा चैलेंज है और सारी दुनिया की गवर्नमेंट्स के लिए है। दो की गवर्नमेंट्स आर ट्राइंग टू पुट देयर बेस्ट एफर्ट। आप मुतमईन हैं सिंध गवर्नमेंट जिस तरीके से कराची और सिंध में कैंपेन को लेकर चल रही है, या बीइंग हेल्थ प्रोफेशनल आप कोई और सजेशन देना चाहें कि इस तरीके से ज्यादा इफेक्टिव वैक्सीनेशन हो सकती है? सो आई थिंक जो एक चीज़ जो कि हम कर सकते हैं सिंध के अंदर, जो कि आई थिंक नेक्स्ट वीक है, उसके बाद वाली वीक से शुरू करेंगे, इज डोर टू डोर वैक्सीनेशन, यानी कि घर जाके वैक्सीन करना। और एक चीज़ जो कि आई थिंक नॉट जस्ट सिंध गवर्नमेंट बट पूरे पाकिस्तान के जितने भी प्रोविंसेस हैं, ऑल्सो फेडरल गवर्नमेंट में एक जो है वो ये कि हमारी मैसेजिंग शायद इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं भी है कि वैक्सीन सेफ है और वैक्सीन लगानी चाहिए। हमने डंडे तो बहुत किए कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, मगर मैसेजिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वैक्सीन लगानी चाहिए। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फैसल महमूद, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ज्वाइन किया। कोविड के हवाले से अपडेट्स आपको हम देते रहते हैं और बात भी करते रहते हैं। केसेस बढ़े, एहतियात आप कर लें, गवर्नमेंट के लिए भी उतना ही चैलेंजिंग है जितना हम सब के लिए है, और फिर भी हम शुक्र करें कि हम उस जो कह लें फ्लो के अंदर या उस डाउन की तरफ नहीं आए जहाँ पे बहुत सारे लोग इम्पैक्ट आया था पूरी दुनिया में। सो लिहाजा आपने एहतियात कर। ठीक है, इस वक्त ये आपको मनाजिर हम दिखा रहे हैं जस्टिस आयशा ए मलिक जो बतौर जज सुप्रीम कोर्ट में तैनात हुई हैं, उनकी हलफबरदारी हो रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार उनसे हलफ ले रहे हैं। In accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. In accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. And that I will abide by the code of conduct. Abide by the code of conduct. दिखा रहे हैं आपसे कुछ देर पहले ये तकरीब हलफबरदारी सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट की पहली जज जस्टिस आयशा ए मलिक, और ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट है पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री के अंदर जब पहली दफा एक खातून बतौर जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर तैनात हुई हैं। इस मौके पर जस्टिस गुलजार साहब का ये कहना था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि इनकी काबिलियत है जो यहाँ तक लेकर आई है, और साथ साथ उम्मीद भी जाहिर की गई है कि जो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं वो अपने फ़राइज़ मनसबी बखूबी अंजाम देंगी और बेहतरीन तरीके से अपने फ़राइज़ को अंजाम देते हुए जो इंसाफ के तकाज़े हैं उन्हें भरपूर तरीके से पूरा करेंगी। इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है, कुछ दिन पहले हमने इनका जिक्र भी किया था लाहौर के हवाले से कि बड़े ज़बरदस्त फैसले इनके क्रेडिट के ऊपर मौजूद हैं, और आज चूंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में आई हैं तो हमारी बेस्ट विशेज़ भी जस्टिस साहिबा के लिए ज़रूर हैं इस प्लेटफॉर्म से। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। सुबह सुबह के टाइम हमें अच्छा तो नहीं लगता कि चाय कॉफ़ी की बात छोड़ के हम आपको, मुझे नहीं लगता, मुझे भूख लगती है, जनाब आपको तिक्के, बोटियाँ, मुरगन ग़िज़ाएँ, आपको हलवा पूड़ियाँ ये सब खिलाएं, लेकिन कोई बात नहीं, फरियाल अब चूँकि हमारे एक्सप्रेसो का हिस्सा है हम उनको नाराज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो आदत से मजबूर हैं और वो रोज़ इतने मज़े मज़े के खाने खुद भी खाती हैं और हमें वर्चुअली खिलाती हैं। तो फरियाल राना आज हमें कुछ एक दिन नहीं लाई पैक करा के हमारे लिए, हमेशा मैं फरियाल से वो एक दिन आप मैंने नहीं खाया, ऐसे नहीं कहते, खैर घबराया ना करें। अच्छा चलिए जनाब, आप खिलाते हैं सुबह सुबह तिक्के, वो भी वर्चुअली देसी दूध में। चलें। सर्दियों का मौसम और गर्मा गर्म बारबेक्यू ना खाया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज मैं आई हूँ अंदरूने लाहौर के दिल लाल खूह मोर्ची गेट पर, जहाँ पर है पाक पंजाब टिक्का हाउस, जो कि पाकिस्तान बनने से पहले यानी 1930 से यहाँ पर टिक्का बना रहे हैं। चले आए, चलकर देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है। आप कहाँ से हैं? जी हम जोहर टाउन से हैं। अच्छा, आपने क्या ऑर्डर किया था यहाँ पर? हमने जो इधर की सबसे स्पेशलिटी चीज़ है वो रेशमी बोटिया चिकन, ज़्यादा फेमस भी वही है। आपको इनके टेस्ट की क्या खास बात लगती है? इनकी खास बात यह है जो इनकी रेशमी मलाई बोटिया है वो बहुत अच्छी है, जो लाहौर शहर में
इस जगह के अलावा और कहीं से नहीं मिलती, तो ये खाने के बाद सीने वगैरह में जलन भी नहीं होती। वैसे भी आपको पता है अंदरून शहर खानों की वजह से बहुत मशहूर है। जो यहाँ के टेस्ट हैं वो आप कहीं हाई फाई 5 स्टार भी चले जाएं वो टेस्ट नहीं मिलते। तो इसलिए हम इधर आए हैं, आज दोस्तों के साथ गैदरिंग थी। तो आपने क्या ऑर्डर किया था? हमने ऑर्डर किया था, इनकी 2 डिशेज हैं स्पेशल, एक ब्रेन मसाला है और एक चिकन मलाई है। टेस्ट कैसा लगा आपको? टेस्ट माशाल्लाह काफ़ी अच्छा था। मिर्च मसाला लाइट सा, खाने में बड़ा अच्छा था। वो अक्सर बंदा खा के बड़ा ओवर रेटेड हो जाता है, वो चीज़ें नहीं थी। बहुत लेवल का मसाला डाला हुआ था हमने, ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं था, बहुत अच्छा कुक किया हुआ था। इस तो आपने क्या ऑर्डर किया था? मैंने ये तवा पीस इनका जो है सीने का जो पीस होता है वो। कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ से खाते हैं? मुझे तकरीबन 2 साल हो गए। इवन के मेरे फॉरेनर जो भी दोस्त भी आते हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया से गोरे भी आए थे, वो भी उनको भी मैं यहीं पर ही लेकर आया था। तो ये टेस्ट बड़ा अच्छा है इनका। आपको यहाँ की खास बात क्या लगती है? अच्छा, यहाँ की जो ख़ास बात है कि ये रेशमी बोटी बनाते हैं, वो लाहौर में उस जैसी कोई डिश नहीं बनाता है और इनकी खासियत भी यही है। और इसके अलावा इनका जो बारबेक्यू है वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा, एक जो अच्छी बात है वो ये अंदरून शहर है और एक हमारा जो कल्चर है लाहौर का और एक हेरिटेज है वो नज़र आता है। यहाँ की ख़ास तौर पर जो इमारतें हैं उसका भी ये है कि पुराने मॉडल पे वो तामीर हुई हुई हैं। इवन के जहाँ पर हम यहाँ पर भी बैठे हैं, इनका एम्बियास इसलिए भी थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये भी एक पुराने दौर की बनी हुई इमारत है, उसको प्रिजर्व किया हुआ है और इट्स वेल प्रिजर्व। तो इसका टेस्ट भी अच्छा है और दूसरा हम ये हेरिटेज एंजॉय करने के लिए आते हैं। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के ऑनर जुबैर रशीद साहब। आप मुझे बताएं 1930 में ये काम सबसे पहले किसने शुरू किया था? मेरे दादा अबू ने स्टार्ट किया, उसके बाद वक्त के साथ साथ वाल मेरे अबू, उसके बाद मैं और मेरा साथ भाई है, छोटा भाई। हम लोग चल रहा है काम। जब उन्होंने काम ये स्टार्ट किया था तो किस डिश से किया था? ये बारबेक्यू से स्टार्ट किया था। बीफ कबाब और चिकन टिक्का, मलाई बोटी यहाँ से स्टार्ट किया था। और अब आप क्या क्या बनाते हैं? बारबेक्यू में सबसे पहले मलाई बोटी, चीज़ टिक्का, चीज़ कबाब, चिकन वाला, मटन टिक्का, मटन कबाब, मटन चाप और ग्रिल फिश, गुर्दे के पूरे, रेशमी बोटी। इस वक्त हम लोगों का स्पेशल जो इस वक्त जो चल रहा था वो रेशमी बोटी है। और उसके अलावा जो है चिकन ब्रेन मसाला। और सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की है इस वक्त? जो है ना रेशमी बोटी, जो है ना रेशमी बोटी, वो इस वक्त हम लोगों का जो है डिमांड ज़्यादा है इस वक्त। और चाप, मटन चाप जो है बारबेक्यू, और फिश फ्राई और फिश जो है ग्रिल फिश, उसकी भी डिमांड अच्छी। रेशमी बोटी की ऐसी क्या खास रेसिपी है? रेशमी बोटी की खास रेसिपी जो है ना वो एक तो स्टैंडर्ड की लेवल की जो है ना क्रीम यूज़ कर रहे हैं और मसाला जात जो है वो कुटे हुए अपने जो खुद तैयार किए होते हैं। इसके अलावा जो रेशमी बोटी हम लोग तैयार कर रहे हैं ये तवे पे दोबारा रखते हैं तो इसके अंदर क्रीम जो है ना दोबारा डलती है और इसका एक अलग टेक्सचर बन जाता है और जूसी मतलब कि ये तैयार होती है। आपके खाने की ऐसी क्या खास बात है जो लोग दूर दूर से यहाँ पर खाने आते हैं? सबसे पहले तो ये अल्लाह ताला का फजल और करम है। एक तो जो चीज़ें हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम खुद भी खाते हैं और अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। उसके अंदर क्वालिटी पे हम लोगों ने किसी किस्म का जो है ना कंप्रोमाइज़ नहीं करना। इतने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं तो मशहूर शख्सियत तो ज़रूर आती होंगी। हाँ जी, बिल्कुल आते रहे हैं। यहाँ पे आर्टिस्ट में जो है बाबरा शरीफ जो है अक्सर वो आए यहाँ पे, और क्या मोहम्मद अली साहब वो भी आते रहे फैमिली के साथ। और जब ये अगर आप पॉलिटिक्स में जाते हैं तो जो नवाज शरीफ साहब, इनके भाई शहबाज शरीफ साहब, ये ख़ास तौर पे हमारा बीफ कबाब जो है ना बड़ा पसंद करते हैं। मुशर्रफ साहब भी हमारा खाना खा चुके हैं। आप काम कितने बजे से शुरू करते हैं? 12 बजे दोपहर से रात 2 बजे तक। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, मेरे लिए रेशमी बोटी, चीज़ कबाब, चीज़ मलाई बोटी और सीख कबाब और इसके साथ आए हैं मसाले वाले नान। इसको ट्राई करते हैं। नाजरीन, वाकई अंदरून शहर के खानों का टेस्ट कहीं और आपको नहीं मिल सकता। ये बहुत ही ज़्यादा लजीज है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और हमारा निकले तेरी तलाश में सेगमेंट भी है जिस पे हमने बात करनी है और ये सिलसिला जारी है जिसमें हम आपको मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के जो तहरीरी तजर्बात हैं, इनफैक्ट हकीकी तजर्बात हैं जिन्होंने तहरीर की हैं, उसके बारे में बताते हैं। जिक्र है प्यार का पहला पंजाब का। सो देखते हैं आज का निकले तेरी तलाश में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। तारड़ साहब के साथ प्यार का पहला पंजाब पर गुफ्तगू हो रही है। उनकी बड़ी खूबसूरत किताब कूंजावांग ममोलियाँ देश छड़े असजात सफ़ात ते बेस किया, पंजाब की लोक दानिश के क्या कहने, सूफिया की जो रवायात हैं, उनकी जो शायरी है, लिटरेचर है, पंजाब को जिस भी जहत में देखें तो बहुत ही खूबसूरत धरती है, बहुत ही ज़रखेज़ धरती है। तख़य्युल के हवाले से, ज़हानत के हवाले से, तख्लीक के हवाले से तो बड़ी कमाल धरती का नाम है पंजाब। और प्यार का पहला पंजाब जो है ये तारड़ साहब की किताब है। इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जो है उसको जारी रखते हैं। तारड़ साहब पंजाब के हवाले से अब आगे चलते हैं और कटास राज से के पास ही खेवड़ा है। आप जो सैदन शाह भी गए और फिर आप खेवड़ा गया। अच्छा, खेवड़ा जो है मैं देख रहा था कि आप अंदर गए और उसके बाद आपने उसको तमाम देखा है खेवड़ा को, जबकि आप क्लास्ट्रोफोबिक हैं और आपको बंद जगहों से खौफ भी आता है। तो एनीवे खेवड़ा का कैसा रहा तजर्बा और ये आपने अपने क्लास्ट्रोफोबिया को और ये बंद जगहों का खौफ है इस पर कैसे काबू पाया उसके अंदर जाते हुए? खेवड़ा जो था इट वॉज एन एक्सपीरियंस, क्योंकि जब वो गाड़ी जा रही थी मुझे कतई तौर पे वो जो क्लास्ट्रोफोबिया या व्हाटएवर होता है बंद जगहों का खौफ वहाँ नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि वो दुनिया ही अलग थी, वही कायनात ही अलग थी। आपके इर्द गिर्द शायद मट्टी या पत्थर आपको मुकैयद करते हैं, नमक नहीं करता वो। आई डोंट नो व्हाई। तो खेवड़ा सारा कोस्तान नमक ही है। तो खेवड़ा वॉज ए वेरी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस एंड आई फील के बहुत ज़्यादा इसको नहीं दिया जाती, इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। हालांकि टूरिज़म के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, क्योंकि पोलैंड में शायद एक बहुत बड़ी कान इस तरह की नेचुरल नमक की एक और है, ये दूसरी या तीसरी बड़ी कान है पूरी दुनिया में। और ख़ास तौर पे उसके तालाब जो है उनमें वो सारे नमक के तालाब हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों से वो जो उनकी शेप्स बनी हुई हैं, बहुत ही हैरत अंगेज़ चीज़। तारड़ साहब लाहौर चलते हैं और तारीख की खोज में आप शादरा गए। अच्छा, शादरा जो मकामी यहाँ पे लाहौर में लोग कहते हैं शादरा कहते हैं, शाहदरा भी कहते हैं, शाहदारा भी कहते हैं, मतलब मुख्तलिफ है। हम मकामी लोकल जिस तरह कहते हैं शादरा, तो हम शादरा ही फ़िलहाल कहते हैं। तो शादरा के हवाले से सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने कहा है कि बेसिकली शादरा शाहदारा है और दारशको के नाम से है। तो सबसे पहले हम मेरे ख्याल दारशको पर ही बात कर लेते हैं कि दारशको जो है आप समझते हैं कि अगर उनको सल्तनत मिल जाती तो शायद बड़े सगीर की किस्मत कुछ और होती। ये तो मुहक्किकों का काम है। मैं तो एक रीडर हूँ तारीख का, लेकिन सम और दी अदर दारशिको मेरा फेवरेट कैरेक्टर है आउट ऑफ ऑल दीज, यानी रॉयल्टीज में से, क्योंकि उसमें ठीक है वो तमाम मज़ाहिब के लोगों के साथ मिलता था। उसने गीता का तर्जुमा भी किया फ़ारसी में, ये भी उसने किया, लेकिन उसके साथ साथ उसका सूफिया कराम से जो लगाव था वो दैट वाज अमेजिंग। अब ये जानते हैं कि शाहदरा मीन्स शाहदारा, उसी के नाम पे है। अच्छा, और उसके बाद लाहौर का वो गवर्नर अपॉइंट हुआ और मियाँ मीर साहब का वो था मुकल्लिद, तो उसने राजपूताना से सुर्ख पत्थर मंगाया था, क्योंकि वो चाहता था कि दिल्ली दरवाज़ा जो है दिल्ली की तरफ वो उसके रुख है, वहाँ से नॉर्मली भी ड्यूरिंग द गवर्नरशिप ऑफ लाहौर दारशिको वहाँ से सुबह के अपना फजर की नमाज के बाद पैदल नंगे पाँव चलता हुआ मियाँ मीर के दरबार पर जाके हाज़िरी देता था और फातिहा पढ़ता था। तब ये सारा मैदान था वहाँ से लेके। तो उसने पत्थर मंगाया, वो चाहता था कि एक रास्ता सुर्ख पत्थर का बनाया जाए और उसके गिर्द कोई फूल वगैरह लगाए जाए ताकि आसानी हो वहाँ तक जाने में और लोग भी जा सकें। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली औरंगज़ेब साहब आ गए, तो वो पत्थर फिर बादशाही मस्जिद के लिए इस्तेमाल हुआ। ये ऑन रिकॉर्ड है। आया वो था उस रास्ते के लिए,
औरंगजेब आलमगीर ने और पत्थर मंगाकर उसी से वो तामीर की। और इसका एक रेफरेंस अगर आप जाएं मियां मीर साहब के दरबार में, तो वहाँ जो पुरानी मस्जिद है ना, उसके नीचे वो पत्थर निशानी के तौर पे लगा हुआ वही पत्थर है। और दारा शिकोह की एक और जो खूबसूरती थी मियां मीर साहब के हवाले से ही, आप जानते हैं कि मियां मीर साहब ने सिखों का दोस्ती थी उनके सिख गुरु से, अर्जन सिंह से, गुरु गोबिंद थे, कौन थे, तो उन्होंने मैं जब दरबार साहब गया हूँ अमृतसर, तो मैंने उनको जो चीफ था वहाँ पे बैठा हुआ, उसको इल्म नहीं थे, मैंने कहा तुम्हें इतना नहीं पता कि ये जो दरबार है इसकी जो बुनियाद है वो एक मुसलमान वली अल्लाह ने रखी थी जिनका नाम हज़रत मियां मीर था। उसको नहीं मालूम था क्योंकि हम प्रोजेक्ट नहीं करते उसको। तो अब मियां मीर साहब के 3 बड़े थे जो पैरोकार। एक तो गुरु गोबिंद सिंह थे जिनके लिए उन्होंने अकबर से भी सिफारिश की थी कि इसको माफ़ कर दिया जाए। एक छज्जू भगत थे जिसको आप छज्जू चबारे के हवाले से जानते। छज्जू भगत भी बहुत एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर तारीख का है, लाहौर का, और उसी के हवाले से है ना वो मज़ा न छज्जू दे, मतलब न बल्ख न बुखारे, जेड़ा मज़ा छज्जू दे चबारे। छज्जू का एक चबारा था, उसकी तफसील कभी बाद में सही। तो ये 3 मुख्तलिफ मज़ाहिब के जो फॉलोअर थे, दारा शिकोह, छज्जू भगत और गुरु गोबिंद सिंह, गुरु अर्जन सिंह, ये तीनों फॉलोअर थे मियां मीर साहब के। चुनांचे आई फील मतलब कि क्योंकि नेचुरल जो था वारिस जो था वो तो दारा शिकोह था, सबसे बड़ा बेटा था। और पूरी जो हियरार्की आ रही है मुग़ल सल्तनत की, उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि बड़ा बेटा बादशाह न बना। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम कि दारा शिकोह के रास्ते में मतलब कि औरंगज़ेब हायल हो गए। अब वो अलहदा बहस है कि दारा शिकोह फिट नहीं थे उसके लिए, सल्तनत के लिए, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल आदमी थे, किताबें पढ़ते रहते थे, भक्तों के पास बैठे रहते थे। ये एक अलहदा बहस है कि वो बहुत कॉम्पिटेंट कमांडर था औरंगज़ेब, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मुझे अगर पूछा जाए, क्योंकि औरंगज़ेब के बाद डिक्लाइन शुरू हो गया, आई फील कि अगर दारा शिकोह रह जाते तो दारा शिकोह में वो लार्ज हार्टेडनेस थी कि क्योंकि ये लार्ज हार्टेडनेस जो है जो जिसकी वजह से आप सर्वाइव करते हैं एज ए किंग, जब आप मुख्तलिफ फेथ्स को रूल कर रहे होते हैं। जिस तरह महाराजा रणजीत सिंह ने इसलिए ज़्यादा सर्वाइव किया कि उसने तमाम मज़ाहिब को इक्वली ट्रीट किया, जिस तरह अकबर ने भी किया। डॉक्टर साहब, शाहदरा के हवाले से थोड़ा सा ये भी बताइए कि आपने इस किताब में लिखा है कि जो शाहदरा था, जो आपके बचपन की जो यादें हैं, वो जो शाहदरा है वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ शाहदरा था। और आज का शाहदरा जब हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और बिल्डिंग्स और एक पूरा एक शहर और बिल्डिंग्स जो हैं जिस तरह उग आई हैं, और बागात वहाँ की खूबसूरत और वो जो मकबरे हैं वो छुप गए हैं इन सारे मामलात में। तो डॉक्टर साहब ये थोड़ा सा बताइए कि निस्फ सदी पहले का शाहदरा क्या था, और ताकि आज की जो जनरेशन है उसको आइडिया हो कि रावी की जो दूसरा किनारा था उसकी लैंडस्केप क्या थी, वो कितना खूबसूरत था, और अब जो है वो क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं। देखिए, शाहदरा वाज ए डिफरेंट सिटी, नाउ इट्स पार्ट ऑफ लाहौर। ठीक है। और पुराने ज़माने में कहा जाता है कि ये इसकी एक तो ये भी बयान की जाती है कि शाह दर्रा, कि यहाँ से बादशाह आया करता था, या ये कि जो काफले आते थे पहले यहाँ पड़ाव करते थे। और पड़ाव वाली बात दुरुस्त है क्योंकि जो रेफरेंसेस आते हैं उसमें खजूरों के बाग हैं, और हम जब बच्चे थे या ज़रा से नौजवान थे तो शाहदरा की सबसे बड़ी जो अलामत थी वो खजूरों का बाग था। और मज़ेदार बात ये है वखार के वहाँ पे जो पाकिस्तानी फिल्में बनती थी ना अरब के बैकग्राउंड, तो वहाँ पे ख़ातून को वो लिबास वगैरह पहना के तो वो हबीबी हैया हैया किस्म के गाने वो खजूरों के बाग शाहदरा का होता था, और पीछे कई मरतबा मकबरा भी दिखाई दे रहा होता था। तो मतलब है कि इट वॉज टोटली डिफरेंट फ्राम टुडे। वहाँ पे सिर्फ वो मतलब कि थे जहांगीर की मकबरा था, इधर नूर जहाँ का था, दरमियान में आसिफ जहाँ का था, और उसके अलावा कुछ नहीं था। तो एक डेसोलेशन थी। तो जब हम जाते थे जहांगीर के मकबरे में ज़्यादा जाना होता था तो एक बहुत कड़ी मुसाफत तय करके जाते थे।
तार साहब, एक इस किताब में बड़ी खूबसूरत और बड़ी कमाल चीज़ पढ़ने को मिली, वो ख्वाजा सराओं के हवाले से है। कोई पुराना कबीला है, पुराने कुछ इसी तरीके से एक कड़ी आ रही है, एक तसलसल है सदियों पुराना, जो कि शादरा में आज भी मुकीम है और आपने उनको ढूंढ निकाला। उनके हवाले से बताइए थोड़ा। इसके बारे में मुझे मलक सरफराज ने बताया। अच्छा। मलक सरफराज उनको जानता है और कहने लगा कि इनमें ये जो ख़ानदान है, इसमें से एक ख्वाजा सरा था जिसने आके जब मैं पैदा हुआ हूँ तो मुझे लोरी सुनाई थी। ये वकार ख्वाजा सरा जो थे, ओवरऑल दे वर वेरी रिस्पेक्टेड पीपल एट वंस अपॉन ए टाइम। बाद में जो कुछ हुआ मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। बड़े बड़े जो हैं जनरल्स थे, बड़े बड़े लोग जो थे वो ख्वाजा सरा थे, और भी मुकद्दस हवाले भी हैं इनके हवाले से। इनिशली ये लोग जहाँ कहीं बच्चा पैदा होता था वहाँ जाके गोद में उठा के बाकायदा उसको लोरियाँ देते थे और लोग उनका इंतज़ार करते, और वो लोरियों की पूरे एक तारीख़ी पस मंज़र था, वो पूरा वो गाते थे। तो सरफराज मलिक ने कहा कि वो ख़ानदान, मुझे याद है कि वो ख्वाजा सरा जब भी हमारे घर आता था तो उसकी बुज़ुर्गों की तरह इज़्ज़त की जाती थी कि इसने हमारे बच्चे को लोरियाँ सुनाई। तो वो ख़ानदान वहाँ पे आबाद था, मैं इंटरेस्टेड था, तो मैं गया। बहुत ही शदीद गुर्बत में उनकी कसम पुरसी में, क्योंकि वो रक्स वगैरह नहीं करते थे, कुछ भी नहीं करते थे, वो मतलब नॉर्मल ज़िंदगी बसर कर रहे थे। और वो एक फ़ोटो लगी थी खातून की जो उनके गुरु थे, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे गुरु हैं, इन्होंने 7 हज किए थे। दे आर ऑल्सो वेरी रिलीजियस पीपल। अच्छा, उसमें क्योंकि हमारी मिसकंसेप्शन बहुत है ना कि ख्वाजा सराओं के बारे में, और मुझे याद है कि 8-10 साल पहले मैंने पहली मरतबा 2 कॉलम ख्वाजा सराओं के हक़ में लिखे थे, तो मेरा बड़ा मजाक उड़ाया गया था। लेकिन अब वो आप देख लें कि आहिस्ता आहिस्ता वो सोसाइटी में, गवर्नमेंट जॉब्स में भी, हर जगह वो कॉम्पिटेंट, मतलब वो उतने ही इंटेलिजेंट है जितने मैं और आप हैं। एक और जो बड़े मिसकंसेप्शन कि जिनकी तदफीन बड़ी चोरी चोरी होती है, या इनको कहाँ दफन किया जाता है, कोई ये है ना कॉन्सेप्ट, नथिंग ऑफ द सॉर्ट। उनके घर के साथ ही कब्रिस्तान है, आम कब्रिस्तान है मुसलमानों का, वहाँ पे वो हमें ले गए, वहाँ पे उनके बड़े भी दफन है, बाकी भी आम नॉर्मल आदमी भी दफन है। चुनांचे ये सब कहानियाँ हैं कि उनको दफन नहीं किया जाता, उनको ये होता है। दे आर मुस्लिम्स जिस एज गुड और एज बैड एज अस, मे बी बेटर। तो ये ख़ानदान जो था, इन्होंने, इनके पास शजर नसब था कि जहांगीर के अहद में आए थे अफगानिस्तान की जानिब से, तो यहाँ सेटल हो गए। सही सही सही। तार साहब, अभी ओरिजिनली कितने रह गए होंगे, यानी अभी क्या तादाद क्या होगी शादरा में इस खास कबीले की ख्वाजा सराओं की? 3, 4, 5, 6 बंदे, सारे बच्चे तो होते नहीं है। वो यही होता है कि लोग आते हैं, उसमें शामिल होते चले जाते हैं, ओरिजिनल तो कोई नहीं होता। जी जी, लेकिन वो ख़ानदान ही कहलाता है। गुरु कहते हैं कि गुरु हमारे ख़ानदान से मुताल्लिक। तार साहब, आपने लिखा है कि दुनिया के बेहतरीन कालीन शादरा में बनते हैं। ये हमारे प्रोग्राम में भी आपने जिक्र किया बाकायदा। जो लाहौर से यारकंद वाला सफ़रनामा है, उसमें जब आप सिंकियांग घूम रहे थे तो उसके वाले से आपने जब वहाँ के कालीन देखे तो आपने कहा कि बेसिकली शादरा जो है वहाँ दुनिया के बेहतरीन कालीन बनते हैं। तो ये जो ट्रेडिशन है कालीन बनाने वाली, इसके वाले से थोड़ा सा बताइए, शादरा के वाले से। ये सम और दी अदर हम कॉम्पिटेंट बहुत हैं मुख्तलिफ क्राफ्ट्स में। तो शादरा में भी एक कालीनों के 2-3 बड़े घर हैं जो कालीन बनाते हैं, और उसमें हम गए और खाना वाना उनके यहाँ से खाया, और उनके यहाँ पूरी हिस्ट्री जो है कालीनों की। और उसके बाद मुझे नहीं मालूम था कि कालीन बाफ़ी के साथ ही मुख्तलिफ रवायात हैं और मुख्तलिफ जश्न है। मतलब जब कोई कीमती कालीन उतरता है, उससे खड्डी कह लें या उससे, तो बाकायदा जश्न किया जाता है और वहाँ दुआएं की जाती हैं, और वो स्पेशल दुआएं की जाती हैं कि भाई कालीन जो है अच्छा रहे, वगैरह रहे, इसकी किस्मत अच्छी हो। तो यहाँ पे इतने ज़बरदस्त कालीन बनते हैं कि यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं, ईरान में जाते, अफ़गानिस्तान में जाते हैं, उज़्बेकिस्तान में जाते हैं, इसलिए कि वहाँ पे क्योंकि वो मुल्क मशहूर है कालीनों के लिए,
वहाँ पे तो मतलब आंखें बंद करके, ईरान में गया अगर वो तो आंखें बंद करके, या वहाँ पे गया है काशगर गया तो वो टूरिस्ट ने तबर्रकन वो ले लेना कि ये काशगर का बना हुआ, और वो नहीं जानता कि ये मेड इन पाकिस्तान है। मैंने आपको बताया ना कि वो जो काशगर में पूरा शोरूम था, हज़ारों कालीन थे, तो मैनेजर था चाइनीज़, उसने बताया कि ये मैं मुल्तान से और लाहौर से हम मंगवाते हैं, दुनिया के बेहतरीन कालीन वहाँ बनते हैं। नाज़रीन, टाट साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो प्यार का पहला पंजाब के हवाले से जारी है। प्यार का पहला पंजाब, क्या खूबसूरत नाम है, और इस किताब में बड़ी खूबसूरत और बड़ी मोहब्बत के साथ जो पंजाब का जिक्र किया गया है, पंजाब की रवायात का जिक्र किया गया है, पंजाब की लोक दानिश का जिक्र किया गया है, सूफिया का तज़किरा है, और जो हमारी रवायात हैं, सकाफ़त है, ज़ुबान है, शायरी है, इन तमाम चीज़ों को मतलब इकट्ठा करके पंजाब को बड़ा ही खूबसूरत अंदाज से बयान किया गया। प्यार का पहला पंजाब के वाले से हमारी जो गुफ्तगू है वो तार साहब के साथ जारी है। प्यार का पहला पंजाब के वाले से बहुत सारे सवालात हैं जो हमने तार साहब से पूछने हैं। अगली किस्त में फिर मुलाकात होती है। देखते रहिए निकले तेरी तलाश। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे आइस हॉकी के पाकिस्तान में बढ़ते रुझान के हवाले से। गुज़िश्ता हफ्ते वादी हुंजा में एक वीडियो वायरल हुई और इस हॉकी फेस्टिवल ने वादी हुंजा में जारी सालाना विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के सीजन 4 था, जिसमें कैनेडियन हाई कमिश्नर ने भी मौसम सरमा के खेलों के फरोग के लिए जो इसका जिक्र भी किया, बिल्कुल दौरा भी किया, अल्तित का दौरा किया। साथ साथ उन्होंने लड़कियों की 2 टीम्स के दरमियान खेले गए आइस हॉकी मैच में बतौर रेफरी खदमात सर अंजाम दी, और कनाडा की कुछ खिलाड़ियों ने मकामी खिलाड़ियों के साथ आइस हॉकी भी खेली। बिल्कुल, और इस फेस्टिवल की फाते टीम हमारे साथ मौजूद है और मैं चाहूंगा आप जरा इंट्रोडक्शन। बिल्कुल, हमारे साथ जी इनके मेल विनिंग कैप्टन है नसीर, और उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है अलीजा हाशमी। दोनों को हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच अलीजा एंड नसीर, एंड वी वेलकम हादी। आई थिंक हमें ज्वाइन नहीं एग्जैक्टली कुछ ही देर में थोड़ी ज्वाइन करेंगे जो इवेंट जिन्होंने मैनेज किया था। आप दोनों को खुश आमदीद और बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसे हैं आप दोनों? बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू। बिल्कुल ठीक है। सबसे आप दोनों का बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। एक तो हमें जब मैंने विजुअल्स पहली दफ़ा देखे नसीर और अलीजा, मुझे लगा कि ये कोई कैनेडियन, कोई कनाडा है, कोई बाहर की जगह है जहाँ के ये विजुअल्स आ रहे हैं, जहाँ पे ये इस तरह से आइस हॉकी हो रही है। बहुत ही ज़बरदस्त लगा हमें। सबसे पहले तो मैं इस चैंपियनशिप के हवाले से पूछना चाहूँगा, इस चैंपियनशिप की क्या अहमियत है? ये क्या हर साल खेली जाती है और इसमें कितनी टीम्स होती हैं? ज़रा इसका हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताइए इस चैंपियनशिप का। जी सर, ये इवेंट जो है सर कराक्रम विंटरलूट डिस्कार्फ के नाम से हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है सर, ये ऑर्गेनाइज करवा रही है। इस साल जो है ना सर, ये 4th एडिशन था। कराक्रम विंटरलूट सीजन 4 था और इसमें टोटल 7 टीम्स मेल के और 2 टीम्स थे सर फीमेल्स के। अच्छा। और इसमें जी सर, मैं लक्सेस हुंजा का कैप्टन था और कराक्रम विंटरलूट सीजन 4 इस साल मैंने विन किया है सर। और मैं अलीजा जो की शक्म टीम की कैप्टन थी और मैंने कराक्रम विंटरलूट सीजन 4 विन किया है। जबरदस्त। तो अलीजा, आप अपना एक्सपीरियंस बताएं आइस हॉकी के हवाले से। ऑब्वियसली बड़ा एक इंटरेस्टिंग स्पोर्ट भी है और पाकिस्तान में इसका बहुत ज्यादा ट्रेंड अब बढ़ रहा है, और जब से वो वीडियोस कुछ वायरल हुई हैं लोगों का इंटरेस्ट और भी डेवलप हुआ है। एग्जैक्टली। सो टेल अस अबाउट योर स्पोर्ट। आप किस तरह से और कब से आइस हॉकी खेल रही है? अच्छा, तो थैंक्स करना चाहूंगी एक्सप्रेस न्यूज़ का। मैं पहले तो मैं एज ए टीम कैप्टन अलीजा अजीज, जो कि दी अल्टिट स्कार्फ राइजिंग फेडरेशन के साथ पिछले 2-3 सालों से एफिलिएट हूँ। मैं जो है ये विंटर स्पोर्ट जो है मुझे बहुत पसंद है, मतलब आइस हॉकी। तो जो ही ये ऑर्गेनाइजेशन ने हमें ट्रेन करना स्टार्ट किया तो मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था और मैंने कुछ हमारे सीनियर से ये ट्रेनिंग ली थी। ये जो है बहुत ही मज़ेदार गेम है जो कि फीमेल्स के लिए बहुत ही हेल्दी एक्टिविटी है और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है इस गेम के साथ। अलीजा, वैसे तो आपका ताल्लुक ठंडे इलाके से ही है, लेकिन सिंस यू हैव ऑलरेडी सेड दैट इट्स अ विंटर स्पोर्ट्स, तो फिर इसका मतलब ये है कि समर्स तो आपके बिल्कुल फारिग गुजरते होंगे। देन हाउ डू यू गाइस प्रैक्टिस? और विंटर्स का जो थोड़ा सा टाइम आता होगा उसमें तो आपको टूर्नामेंट्स खेलने होते हैं, तो आप करते कैसे हैं ये? क्योंकि ग्राउंड तो फिर आपको अवेलेबल नहीं होता होगा। हाँ, विंटर्स के टाइम पे हमारा जो है पूरा फेस्टिवल होता है और इनकी तैयारियों में हम लगे हुए होते हैं। लेकिन इसका अल्टरनेट सोल्यूशन हमारे पास ये है कि हम समर्स को जो रोलिंग स्केट्स होते हैं हमारे पास, उस पर प्रैक्टिस करते हैं।
अच्छा, दैट्स ग्रेट। और ये भी बताइए, बल्कि नसीर आप भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि जो खवातीन की प्रेजेंस है यहाँ पे, आपने कहा ये खवातीन के लिए बड़ा अच्छा खेल है, तो किस सतह पे इस वक्त यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं वो खेल रहे हैं? क्या वो बैनुल अक़वामी सतह है या बिल्कुल इनिशियल लेवल के ऊपर आप लोग खेल रहे हैं? ये सवाल में पूछने का मकसद ये है कि अगर आपको चांस मिले कहीं इंटरनेशनली परफॉर्म करने का या पार्टिसिपेट करने का, तो क्या हमारे प्लेयर्स इस काबिल हैं कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अच्छा खेल सकते हैं? जी सर, यहाँ पे जो है ना सर, हमारे जो यहाँ के लड़कियां हैं उनमें पोटेंशियल बहुत है। तो अभी इनिशियली हमने स्टार्ट किया सर, अभी कोई 2-3 साल हो गया, तो मजीद हमें कुछ टाइम चाहिए होगा उस लेवल पे हम जाने के लिए। हम अपने जो बहनें हैं उनको हम ट्रेन कर रहे हैं, सर्दियों में आइस पे हम इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, गर्मी में रोलिंग स्केट्स करवा रहे हैं, हम अपने साथ इनको लेकर आगे चल रहे हैं। तो कुछ टाइम लगेगा सर इनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करने के लिए। इंशाल्लाह वो टाइम जल्दी आएगा। साथ साथ अलीजा, हम आपसे जानेंगे कुछ कैनेडियन खिलाड़ी भी आपके साथ परफॉर्म किया, खेला, आप किस तरह से आपका उनके साथ एक इंटरेक्शन रहा स्पोर्ट्स के अंदर? पिछले हफ्ते ही हमारे साथ कैनेडियन के कुछ इसलिए खेला, बहुत ही मजा आया उनके साथ खेल के। उनका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था इस गेम के हवाले से। वो पिछले बहुत टाइम से खेल रहे थे, तो उन्होंने हमें बहुत हेल्प किया, हमें गेम के बारे में गाइड किया। और उनकी जो हाई कमिश्नर थी, उसने रेफरी के जो है वो रेफरी थी वो, और उसने भी गेम के हवाले से हमें बहुत गाइड किया। उनके साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। अच्छा, आपकी आइस हॉकी तो अच्छी है, आपकी उर्दू भी बड़ी अच्छी है। यू डोंट साउंड लाइक नॉर्दर्न एरियाज का जो एक एक्सेंट का प्रॉब्लम होता है, आप तो बड़ी क्लियर उर्दू बोल रही हैं, ये भी बड़ी जबरदस्त बात है। और दूसरा अलीजा, क्या आप लोग मुकम्मल रूल्स के साथ खेलते हैं? अब इस सवाल का एक बैकग्राउंड ये है कि सिंदूर के अंदर हमारी जो पोलो खेली जाती है वो फ्री स्टाइल होती है, उसमें रूल्स नहीं होते। तो इसमें क्या आप मुकम्मल बैनुल अक़वामी रूल्स के साथ खेलते हैं जो आप आइस हॉकी खेलते हैं, या इसमें भी थोड़ा आपको मार्जिन होता है? जी सर, इसमें यह कि जो हमारे पास आइस रिंग है सर, एरिना है, वो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उसको मीट नहीं कर रहा है। ओके। तो उसी हिसाब से हम कुछ रूल्स, जैसे जो हम इंटरनेशनल जो आइस हॉकी का रूल्स है उसको हम फॉलो कर रहे हैं, और कुछ को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं सर, क्योंकि एरिना जो है ना सर, इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उसको मीट नहीं कर रहे हैं। इस वजह से हम कुछ रूल्स को आप फॉलो नहीं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम रूल्स को मतलब देख के ही गेम खेलें। ठीक हो गया। अच्छा अलीजा, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी डिफरेंट एंड वेरी डिफिकल्ट स्पोर्ट। हम कुछ अभी विजुअल्स भी देख रहे हैं, खुद को बैलेंस करना, साथ साथ हॉकी को मैनेज करना, देन यू हैव टू डू अ गोल, ये सारी चीजें एक्चुअली बड़ी चैलेंजिंग होती है। इसमें बैलेंसिंग एंड ऑल दैट, हाँ, लेकिन स्टिल बैलेंसिंग एंड ऑल, इट्स आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो इसकी क्या कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है? थोड़ा सा अपनी ट्रेनिंग के हवाले से बताओ। ये जो है, हाँ बिल्कुल, बहुत ही मुश्किल स्पोर्ट्स है। मतलब आइस पे चलना, हम वैसे ही जो है अपने जूतों के साथ नहीं चल सकते, तो बैलेंस बहुत मैटर करती है इसमें। तो पहले तो मैंने पहले भी कहा कि आपको कि हम रोलिंग स्केट पे प्रैक्टिस करते हैं, मतलब जो सीमेंट पे चलते हैं हमारे रोलिंग स्केट, तो उन पे हम पहले बैलेंस अपना बिल्ड करते हैं, और देन फिर हम आइस पे आते हैं। और जो ही प्रैक्टिस, मतलब इसका टाइम लगता है प्रैक्टिस करने में। जितनी आपकी एक्सपीरियंस होगी इस गेम में, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी, ये मैटर करती है कि आप कैसे परफॉर्म करती है। अच्छा अलीजा, जब भी कोई प्लेयर स्पोर्ट्स किसी को अडॉप्ट करता है ना, यूजुअली हमने देखा है, क्योंकि आप जैसे कई होनहार स्पोर्ट्स विमेन एंड मेन हमारे शो में आ चुके हैं, एक्सप्रेसिव हीरोज आ चुके हैं, आपके एरिया से बहुत लोग आ चुके हैं, तो एक माइंड में होता है कि इसको आगे कहां तक लेके जाना है, क्योंकि स्पोर्ट्स विमेन को या स्पोर्ट्समैन को बड़ी मेहनत चाहिए होती है टू गेन दैट एक्सीलेंस। इसका फ्यूचर दुनिया में क्या है इस गेम का? पाकिस्तान में तो इतना ज्यादा नहीं है, हमें पता है कि आप लिमिटेड जगहों पे खेलते हैं, आपका जो स्पोर्ट्स एरिना है वो भी बहुत एडवांस नहीं है, इनफैक्ट बहुत बड़े एरिया पे भी नहीं है। तो क्या बैनुल अक़वामी सतह पे इसका कोई ऐसा एक्सपोजर देखती हैं जो आपको एज करियर, एज स्पोर्ट्स करियर आपको हेल्प आउट करे, आप इसको खेल रही हैं? जी बिल्कुल, हम चाह रहे हैं कि हम सिर्फ इंटरनेशनली नहीं बल्कि इंटरनेशनल हम परफॉर्म करें, क्योंकि हमारे पास इतनी पोटेंशियल है, हम इतना सीरियस है अपने इस गेम के साथ कि हम गवर्नमेंट से भी यही कहना चाहेंगे कि वो ऐसे फैसिलिटीज़ हमें दे, ऐसे प्लेटफॉर्म्स दे जहां से हम ट्रेनिंग हासिल करें और आगे जो है नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल तक जाए। और रिसेंटली जो है हमने नेशनल गेम्स में भी पार्टिसिपेट किया है। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच अलीजा एंड नसीर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। एक बार फिर से हमारी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने ये चैंपियनशिप जीता। हसीन मनाजिर हमें दिए देखने के लिए। यस, दिस इज पाकिस्तान।
वेरी पॉजिटिव पाकिस्तान। चलिए जनाब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब हम जिस हस्ती पाक के हवाले से बात करने वाले, ये हस्ती पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी कायनात में सबसे महबूब तरीन हस्ती हैं। जिगर गोशा खातून जन्नत सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जिनके बारे में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती थीं कि आप शबीह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। चाल में, आमाल में, गुफ्तार में, किरदार में यह हस्ती हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अहल में सबसे ज़्यादा प्यारी थी। और आज हम इन्हीं हस्ती पाक का जिक्र करने वाले हैं। बिल्कुल, और आपकी फ़ज़ाइल और आपकी शख्सियत मुताहिरा के हवाले से हमने बात करनी है। और मेरा फोकस ख़ास तौर पे इस नशिस्त में ज़रूर ये रहेगा कि हम इसको आजकल का जो हमारा दौर चल रहा है, इसमें आपकी ज़ात मुक़द्दसा से किस तरीके से फ़ायदा उठाया जा सकता है। आजकल की जनरेशन ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए कैसे ये मशअल राह है। हमारे साथ डॉक्टर मुर्तज़ा अहमद साहब मौजूद हैं। हमारे शो में पहली बार आए हैं, लेकिन आप इनको जानते हैं और हम ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि आज हम इनसे ज़रा इसी हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये इट साउंड्स क्वाइट टिपिकल जो सवाल है, लेकिन सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ दो कि ये वक्त, ये अल्फाज इन शख्सियात का जिक्र करने के लिए भी काफ़ी नहीं है। हम जब तक करते रहें फ़ज़ाइल कम नहीं होते। लेकिन मैं अगर एक अहाता करने का कहूँ आपसे बीबी पाक की शख्सियत का, तो आप क्या बताएंगे हमें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने इतने अहम मौजू पर मुझे गुज़ारिशात का मौका दिया। और दूसरी बात ये कि सबसे पहले मुबारकबाद भी मुझे पेश करना है सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत का मौका है, और ये बहुत मुबारक मौका है। और ये एक ऐसा मौका है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल कौसर नाजिल फरमाई, इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। ए हबीब, हमने आपको कौसर अता फरमाई। तो कौसर से मुराद सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा की ज़ात अक़दस है कि कौसर का मतलब आप आसान लफ्ज़ों में समझ लीजिए खैर कसीर। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी खैर का पैगाम और पूरी उम्मत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से ये खैर का एक पैगाम था। और एक रवायत भी यहाँ पर ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा। फिर जो आपने फरमाया कि अहम हमारे लिए नमूना अमल उनकी ज़ात में क्या है, ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से उस जानिब में बढ़ूँगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम थलास, मेरे लिए तुम्हारी दुनिया में से 3 चीज़ें बहुत महबूब बना दी गई हैं। फरमाया अत्तीब, खुशबू, वन्निसा, ख़वातीन, व कुर्रतु आइनी फ़िस्सला, और नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। आम तर्जुमा तो हम ये करते हैं, लेकिन इसका एक नया तर्जुमा आज मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, जो मेरा ख्याल है नाजरीन के लिए नया होगा। कि सबसे पहले आपने फरमाया कि खुशबू मुझे पसंद है, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। दूसरे नंबर पर फरमाया ख़वातीन। तो शारहीन लिखते हैं, इसकी जो तशरीह फरमाते हैं, ये मैं जो हवाला पेश कर रहा हूँ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, फ़वाइदुल फ़ुआद उनकी किताब है मलफूज़ात की, उसमें है। तो वो कहते हैं अन्निसा से मुराद सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात है। और जब आपने ये फरमाया कि कुर्रतु आइनी फ़िस्सला, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, तो उस वक्त हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नमाज अदा कर रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तो मफ़हूम ये लेते हैं ना, नमाज पढ़ें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें ठंडी होती हैं। दूसरा मफ़हूम ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी लखते जिगर जी उनको देख कर और उनके हवाले से फरमाया कि इनके लिए मेरी आंखों की ठंडक है। और जहाँ तक आपके दूसरी बात का ताल्लुक कि नमूना अमल क्या है, तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का कलाम फ़ारसी में बहुत मारूफ है और मशहूर है, पढ़ा जाता है। मैं उस जानिब नहीं जाऊँगा, सिर्फ इशारा करके आगे बढ़ जाऊँगा। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि हज़रत सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम बहुत अजीम खातून, बहुत उनका मर्तबा, बहुत मकाम, उनको एक निस्बत हासिल है, और वो निस्बत है हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की, बहुत मकाम। और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा वो शख्सियत हैं जिनको 3 निस्बतें हासिल हैं कि आपके वालिद गिरामी रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपके शोहर सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम, और आपके जो बेटे हैं वो एक हसन हैं और दूसरे हुसैन हैं। यानी ये तीनों निस्बतें सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की बेमिसाल हैं। एक निस्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, दूसरी निस्बत मौला अली से, तीसरी हसनैन करीमैन से, तीनों निस्बतें बेमिसाल। और आपकी ये तीनों जो निस्बतें हैं फजीलत के एतबार से अल्लामा ने बयान किया, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा करके आगे बढ़ना चाह रहा हूँ कि हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा ने साबित किया कि अगर मेरी निस्बत रहमतुल्लिल आलमीन से है तो मैं बेटी भी बेमिसाल हूँ, अपने अमल से बनकर दिखाया। सवाल ये था कि एक जानिब एक बेमिसाल बेटी हैं
और तरबियत करने वाले कायनात के सबसे बड़े मुअल्लिम भी हैं, कायनात के सबसे बेहतरीन वालिद भी हैं। वो तो एक एजाज़ है, लेकिन ये वो एजाज़ है जो अल्लाह की तरफ से मिल गया। लेकिन दूसरी जानिब जब आपने हसनैन का जिक्र किया तो बतौर वालिदा अपने बच्चों की तरबियत ऐसे की कि कायनात के लिए मिसाल बना दिया और वो जन्नत के नौजवानों के सरदार बने। तो ये दो किरदार अगरचे दोनों मुख्तलिफ हैं, लेकिन इन दोनों में बीवी बेमिसाल नजर आती हैं हमें। आप इस हवाले से जरा जी, ये दोनों किरदार और तीसरा बतौर बीवी, तीसरा यानी औरत की जो 3 हैसियतें बड़ी हैं, माँ के तौर पर, बीवी के तौर पर और बेटी के तौर पर, उसमें आला तरीन दर्जे और हर एक दर्जे के लिए बेहतरीन मिसाल। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि उसवाए कामिल हैं ये माओं के लिए सैयदा फातिमा और ख़वातीन के लिए। अब जो आपने जिस जानिब इशारा फरमाया है, अब हम देख लेते हैं सबसे पहले माँ के तौर पर। अब माँ के तौर पर आपका किरदार क्या है? सबसे पहले तो अपने बच्चों के लिए एक जो पुरसुकून और मुहज़्ज़ब और नूरानी माहौल वो उन्हें फराहम किया। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि हमारे घरों में ऐसा माहौल होना चाहिए। सैयदा फातिमा ज़हरा की शख्सियत हमें ये दर्स देती है कि हम अपने घरों में ऐसा माहौल पैदा करें, क्योंकि बच्चे सुनते कम है, देखते ज़्यादा है। ये कहा जाता है, माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि वो देख कर अमल करेंगे। अगर घर में नमाज पढ़ी जा रही है, इबादत की जा रही है, तिलावत कुरान हो रही है, तो बच्चे वही करेंगे। और अगर नहीं हो रही, आपके बेटा नमाज पढ़ो और आप खुद पढ़ते नहीं, आपके बेटा रोजा रखो खुद रखते नहीं, आपके बेटा वो करके जी बिल्कुल, और आप कहें जी बेटा झूठ नहीं बोलते और साथ ही कह दिया कि बाहर जाके कह दो कि अब्बू घर पे नहीं है। तो मतलब ये चीज हमें क्या बताती है कि घर का माहौल अगर अच्छा होगा, बेटे बच्चे खुद वो इख्तियार कर लेंगे। जी, अमली तौर पर करके दिखाएं। और हजरत इमाम हसन कहते हैं कि मैंने देखा कि मेरी वालदा माजिदा जो है वो रात भर इबादत करती हैं और कहा करती हैं कि या अल्लाह तेरी रात बहुत छोटी है, काश रात लंबी होती तो मैं सजदा और लंबा कर देती। यानी एक सजदा भी पूरा नहीं होता और रात खत्म हो जाती है। तो कहते मैंने सवाल अर्ज किया कि वालदा माजिदा आप इबादत करती हैं, जब मैंने दुआ करते देखा तो आप मोमिनीन के नाम लेती हैं, मोमिनात के नाम लेती हैं, अपना जिक्र ही नहीं करती। तो फरमाया बेटे हमसाए पहले हैं, अपनी ज़ात बाद में है। तो यानी बतौर माँ इमाम हसन की तरबियत की कि दूसरों की खिदमत और दूसरों के लिए दुआ। जब बंदा दूसरों के लिए दुआ करता है तो अपने हक में दुआ वो खुद ही कबूल हो जाती है, उसके दूसरों के लिए दुआ की जाए वो ज्यादा कबूल होती है। और इसी तरह एक दफ़ा एक फ़कीर दरवाजे पर आ गया तो हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा की आदत क्या थी ये भी देखिए। वो तीनों हैसियतें जहन में रख के कि जब खाना तैयार होता पहले खाना तनावुल नहीं करती, पहले खाना मौला अली को पेश करती हैं, फिर खाना हसनैन करीमैन को पेश करती हैं, अपनी बेटियों को देती हैं, सबसे आखिर में खुद खाती हैं। और अभी खाने लगी, सबने खा लिया, खाने लगी, फ़कीर आ गया, उसने कहा जी 2 वक्त का भूखा हूँ, कुछ खाने को मिल जाएगा? तो सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने इमाम हसन को बुलाया, बेटा ये खाना उठाकर फ़कीर को दे दो। उन्होंने कहा वालदा माजिदा आप? फरमाने लगी कि मैं 1 वक्त की भूखी हूँ, वो 2 वक्त का भूखा है। और यहाँ पे ये भी हमारे लिए काबिल गौर बात है कि चाहती तो खुद उठा के दे देती, मौला अली से कह देती, लेकिन इमाम हसन से क्यों कहा अपने बच्चों कि बच्चों को इस चीज में इन्वॉल्व किया जाए कि अगर किसी को आपने देना है, किसी की मदद करनी है तो बच्चों के जरिए करवाइए। ये भी हमें इससे पता चलता है। जिस तरह से आप उनकी ज़ात के मुबारक से, उनके रोल के हवाले से तीनों सूरतों में आप बात करें, उनको शबीह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहा जाता है। और आज की ख़वातीन के हवाले से भी मैं ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है, कि आप आज की ख़वातीन के लिए किस तरह से वो इन तमाम तर किरदारों को अपनी आम जिंदगी में, अमली ज़िंदगी में शामिल करें, ताकि हज़रत फातिमा ज़हरा के हवाले से हम बात करें कि वो किस तरह से करती थी और किस तरह से हमें अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल सही। अच्छा, एक इसमें और मैं पहलू की जानिब इशारा कर दूं कि जो आपकी अजमत की ज़्यादा रवायात हैं वो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से, और सब जानते हैं कि सैयदा आयशा उनकी हकीकी वालिदा तो नहीं है, सुतेली वालिदा हैं। तो सुतेली वालिदा ये गवाही दे रही है उनकी अजमत की। तो घर में कितना पुरसुकून माहौल था कि हजरत सैयदा आयशा जी, और हजरत आयशा ने तो यहाँ तक कहा, देखिए कैसी अजमत की दलील है, वो कहती हैं काश मैं सैयदा फातिमा के सर का एक बाल होती। अल्लाह अकबर। अब ये देखिए कैसी दलील है कि सुतेली वालदा के साथ आपका रवैया कैसा है, यहाँ से पता चलता है। और एक दफ़ा सैयदा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा किसी तकरीम में जाने लगी तो ठहर गई। तो हज़रत सैयदा फातिमा ने अर्ज़ किया कि वालदा माजिदा क्यों नहीं जाती? फरमाया बेटी इसलिए नहीं जाती कि वहाँ लोगों ने अच्छे लिबास, उजले लिबास पहने होंगे, तो मेरे पास ऐसे कपड़े नहीं है जो मैं आपको पहनाऊँ। ये उनका फ़क्र इख्तियारी था, खुद इख्तियार, तो ऐसा मेरे पास अच्छा लिबास नहीं, तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी? तो उन्होंने कहा वालदा माजिदा चलिए मेरे साथ, मेरे दिल पे कुछ नहीं बीतेगी। क्यों? मेरे वालिद माजिद ने फरमाया है कि औरत का बेहतरीन जेवर जो है वो तकवा है, वो परहेजगारी है। तो ये हमें सबक दिया। इसी तरह एक दफ़ा सैयदा फातिमा बैठी थी और भी ख़वातीन मौजूद थी, तो कुछ ख़वातीन ने गीबत करना शुरू कर दी। तो सैयदा फातिमा उठ के वहाँ से चल दी। उन्होंने कहा कहाँ जा रही? उन्होंने कहा
कि मेरे वालिद माजिद ने मुझे मना किया है कि गीबत नहीं करना। तो देखिए कि ये तकरीबन जो है बहुत ज्यादा हम इसमें मर्ज में गिरफ्तार हैं। बरदारी का दर्जा ले लें आप, तरबियत का दर्जा ले लें आप, इल्म का दर्जा ले लें, बतौर खातून वो बेहतरीन और आला तरीन दर्जे पे अल्लाह रब्बुल इज्जत को फाइज किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओबियसली ज़ात मुबारका की तरबियत का असर तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह पाक वो जिसे कहते हैं कि उन शख्सियात में से हैं जिनसे कायनात जब तक रहेगी उनकी शख्सियत से सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वक्त की कमी है, ज़्यादा बात नहीं हो सकती, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतने कम वक्त के अंदर जितना भी मुमकिन था आपने इस अहम मौजू के ऊपर बात की। सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनके हवाले से हम बात कर रहे थे, और सिर्फ बात करने और वक्ती तौर पर जब बात करते हैं उस पर जज्बाती हो जाना, उस पे आंसू बहा देना या वाह वाह कर देना काफ़ी नहीं है। ये इन शख्सियात ने इतनी मुश्किल ज़िंदगियाँ कतन इसलिए नहीं गुजारी कि हम सिर्फ बात करके गुजर जाएं या नात पढ़ के गुजर जाएं। अमली तौर पे जब तक इनकी शख्सियत हमारी ज़िंदगी में नहीं आएगी या उसका कुछ हिस्सा हमारी ज़िंदगी में नहीं आएगा, तब्दीली नहीं आएगी हमारे अंदर, और हम मोमिन नहीं हो सकते। सो मोमिन होने के लिए ज़रूरी है कि इन शख्सियात को अपने अंदर डाला जाए, ढाला जाए अपनी शख्सियात को। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बारी है हमारी कुछ एक्सरसाइज करने की, और खुशी हमें बताएंगे एक्सरसाइज। ओवर टू यू खुशी। थैंक यू उर्मिला, थैंक यू इमरान, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं अपर बॉडी की कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी जिसमें चेस्ट और ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज होंगी, कॉम्बोज होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वार्म अप करेंगे जिसमें हम जंपिंग जैक्स करेंगे, ठीक है। 30 जंपिंग जैक्स, 30 आर्म सर्कल्स, 15 फॉरवर्ड, 15 बैक, wrist rotations, and then we'll start the chest and triceps exercises. So guys, combos होंगे, हमें floor पे exercise करनी है। First exercise would be on the floor. You need a pair of dumbbells. अगर आप beginner हैं तो आप light dumbbells use कर लें, ठीक है, या single dumbbell use कर लें। So guys, I'll start with both dumbbells. 2 exercise होंगी, एक chest की होगी, एक triceps की होगी, ठीक है। And chest presses. As you press, breathe in. As you extend your arms, breathe out. Second exercise, close grip, chest presses, जिसमें triceps आपका primary muscle है, ठीक है, chest is a secondary muscle. So combo करेंगे guys, dumbbells together and wide. Second exercise is on the ground guys. You just should be on your palms, on your knees guys. जो beginners हैं वो knees पे कर लें, थोड़ा वाइड कर लें, वाइडर देन योर शोल्डर्स, ये चेस्ट को हिट करेगा। देन क्लोज ट्राइसेप्स, वाइड चेस्ट, क्लोज ट्राइसेप्स। सो गाइस, वन मोर एक्सरसाइज, थर्ड वन इज अ कॉम्बो एज वेल, chest flies and then skull crushers. Flies, this is for your chest and this is for your triceps. Breathe in as you extend your arms, breathe in. As you open up, breathe out as you close. Breathe in and breathe out. So guys, it's a fun exercise. आपके 2 muscles hit हो रहे हैं, combo exercises हैं, तो chest और triceps की exercise है. So guys, 10 to 12 reps. If you're using heavier weights, if you're using lighter weights, 15 to 20 reps. So guys, 3 to 4 sets होंगे. Try this at home and warm up कर लीजिएगा before the workout. So guys, take care. Thank you very much खुशी। सुबह सुबह इतनी एक्सरसाइज बताने के लिए, इतनी इंटेंस एक्सरसाइज थी, लेकिन स्टिल उम्मीद करते हैं आपको आज का शो पसंद आया होगा, और हम PSL के सॉन्ग के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। अल्लाह करे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। अगर आपको अच्छा नहीं भी लगे तो प्लीज कमेंट्स अच्छे कीजिएगा, हमारा दिल रख लीजिएगा। इजाजत लेंगे, अल्लाह हाफिज।